गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं आर एस शर्मा से कवर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक आर एस शर्मा से 16 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, स्टेट स्ट्रक्चर एंड द वर्ण सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका 5 पार्ट्स में रहने वाला है। ये पार्ट 1 है। आज हम लोग करेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन कवर, और उसके बाद जैसे-जैसे वीडियोस आपकी आती रहेंगी वैसे-वैसे बाकी के टॉपिक्स हम लोग करते रहेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज का पहला टॉपिक है हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन। नाउ सेकंड अर्बनाइजेशन कहने का ये मतलब है कि आपको पता होगा जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो आपका 1900 बीसी के बाद ना पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। ठीक है? तो हड़प्पा की जो सिटीज थी, हड़प्पन टाइम आपको पता होगा, जो हड़प्पा कल्चर था ना अपने आप में बहुत ज्यादा रिच था। कैसे रिच था? सबसे पहले तो अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर प्लान्ड तरीके से टाउन्स बनाए गए थे, प्रॉपर एडवांस चीजों का यूज किया गया था, एडवांस मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था, और तब जाके उन सिटीज को प्रॉपर बनाया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक टाइम आया जब आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। आइडियली होना ही चाहिए क्योंकि आपका पहला अर्बन सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन गया है, तो उसके बाद की जितनी सिविलाइजेशंस आनी चाहिए उससे अपग्रेडेड थोड़ी सी आनी चाहिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ। आपका 1900 में जब आपका हड़प्पन सिटीज पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई ना, तो उसके बाद लगभग आपका 1500 ईयर्स तक इंडिया में कोई ऐसा मेजर कोई सिटी कल्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से ये आप देखोगे कि हड़प्पा के जाने के बाद जो आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ ना, वो 1500 साल बाद शुरू हुआ। ठीक है, लोग इससे पहले विलेजेस में रह रहे थे, हड़प्पा के जाने के बाद इकोनॉमी आपकी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, बार्टर सिस्टम पर बेस्ड थी। टाउन, कॉइन, ब्रिक के जो हाउसेस हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये सभी चीजें आपकी गायब हो गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे जो गंगा वैली वाला एरिया है वहां पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लग गए, और इसी नए फेज को हम लोग कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। समझ में आया? तो सेकेंड अर्बनाइजेशन कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा के जाने के बाद जो प्रॉपरली अर्बन सेटलमेंट आपका स्टार्ट हो गया ना, उस फेज को हमने कैटेगराइज कर दिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, नाउ अब ये जो फेज है आपका, अब इस फेज के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इस पीरियड को समझने के लिए ना हिस्टोरियंस ने ना 3 चीजें यूज की हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यूज किया आपका पाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट आपके जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनका यूज किया है। उससे हम लोगों को कॉमन लोगों की लाइफ के बारे में, ट्रेड के बारे में, सिटीज वगैरह के बारे में, इन सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोगों को पाली टेक्स्ट से मिल जाता है। ठीक है, दूसरा था आपका संस्कृत सूत्र लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सोशल रूल्स, रिचुअल्स, ड्यूटीज, वर्ण सिस्टम, स्टेट का कैसा स्ट्रक्चर था, इन सभी चीजों के बारे में पता लगता है। और तीसरा है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, जैसे कि पॉटरी है, कॉइन है, आयरन के टूल्स हैं, सिटीज के जो भी रीमेन्स वगैरह हैं, अगर हमको वो मिले हैं एग्जैक्टिवेट करते टाइम, तो इन तीनों को मिलाकर हम लोगों को मटेरियल लाइफ का जो कैसा सिस्टम रहा है वो पता चलता है। तो कौन सी वो तीनों चीजें एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पाली टेक्स्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, दूसरा आपका संस्कृत सूत्र लिटरेचर, यहाँ से हमें सोशल लाइफ वगैरह के बारे में पता चला, और तीसरा आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो इन जो ये आपका पीरियड है आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन, इस फेज को समझने के लिए ना हिस्टोरियंस ने इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नाउ सबसे पहले बैकग्राउंड बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पन टाउन जो है आपका डिक्लाइन हो गया था 1900 बीसी के आसपास। ठीक है, और इसके बाद लगभग 1500 सालों तक हम लोगों को कोई मेजर टाउन डेवलपमेंट जो है देखने को नहीं मिला। ठीक है, और इसके बाद जो आपका टाउन डेवलपमेंट वगैरह होगा वो गंगा वैली वाले एरिया में होगा, लेकिन 1500 साल बाद जाके होगा। ठीक है, और वहां पे सेटलमेंट आपके 1200 बीसी से शुरू हुए थे। ठीक है, ये जो गैंगेटिक दोआब वाला रीजन है, दोआब मतलब जो दो रिवर्स के बीच में जो रीजन आता है ना, उसको कहते हैं। तो वहां पे सेटलमेंट आपका शुरू हो गया था। नाउ इसके बाद है आपका टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इन द लोअर दोआब। लोअर दोआब वाला एरिया कौन सा होता है? जो गंगा यमुना के बीच वाला एरिया है ना, जो आपका ईस्टर्न यूपी का जो मेजर हिस्सा है ना, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका फर्टाइल लैंड था, रिवर्स वगैरह थे, तो सेटलमेंट के लिए ये जो एरिया था ना बहुत ही बेस्ट एरिया था। इसके बाद है टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग तरीके के सेटलमेंट थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि दो लेवल पर बेस्ड थे आपके सेटलमेंट। टाइप वन है आपका अर्बन जो सेंटर्स थे वो, तो यहाँ पे आपके पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और बड़ी बड़ी मार्केट्स लगा करती थी, जो बड़े शहर होते हैं ना, बिग सिटीज वो। टाइप टू आपका सेकेंडरी और सपोर्टिंग टाउन्स। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रेड हब्स थे, रिलीजियस सेंटर्स थे, आपका मतलब ट्रेड वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट था ये। तो ये अलग अलग आइसोलेटेड सिटीज नहीं थी, बल्कि ये एक ही नेटवर्क की तरह ये लोग काम करते थे, लेकिन दो लेवल पे काम करते थे। ठीक है, नाउ अब इन सिटीज को ना एक चेन की तरीके से समझो। तो मेजर
मेजर जो लिंक्ड सिटीज थी आपकी, वो थी आपकी सरस्वती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, चंपा, ठीक है। और ये सभी ना आपके रोड से, रिवर्स के रूट से कनेक्टेड ही थे, ठीक है। जैसे सरस्वती रिवर है, ये आपका जो कोसाला महाजनपद था ना, उसका कैपिटल था, ठीक है, और बुद्धा की ये फेवरेट सिटी थी। अब इसका जो कनेक्शन था वो कौशाम्बी के साथ था। सरस्वती का कनेक्शन आपका वाराणसी के साथ भी था। तो यहाँ पे ना गुड्स, ट्रेडर्स, आइडियाज, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें फ्रीली मूव करती थी यहाँ पे, ठीक है। और ट्रेड करने के लिए हम लोगों को कपिलावस्तु, कुशीनरा, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन एंड गुजरात के कोस्ट, इनके थ्रू हम लोग ट्रेड जो है आपस में किया करते थे, ठीक है। तो ये सभी एरियाज आपस में कनेक्टेड ही थे और ट्रेड्स वगैरह इजी हो गए थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब जो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी जो हिस्टोरियंस ने यूज किया है इस टाइम पीरियड को समझने के लिए ना, उनमें से एक था आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसमें सबसे पहले बात करते हैं नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की। कुछ इस तरीके की पॉटरी जो आपकी ब्लैक कलर की है, दिख रहा है, ये कुछ पॉटरी है जो आपकी नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में काउंट होती है, ठीक है। ये कंप्लीटली गेम चेंजर था। ये आपका अराउंड 5th सेंचुरी बीसी के आसपास जो पॉटरी है ना, इसका इस्तेमाल लोग करने लग गए थे, ठीक है। नाउ गैंगेटिक प्लेन्स वाले एरिया में ये जो था ग्लॉसी था, बहुत फाइन पॉटरी था, जो कि आपका जो अमीर लोग थे ना वो इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो ये उनके इस्तेमाल की चीजें थी, ये इतना ज्यादा हाई प्रीमियम क्वालिटी का माना जाता था। तो जो भी आपका ये इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो एक रिच लाइफस्टाइल जी रहा है, अर्बन एरिया में रहता है, तो ये आपका अर्बन कल्चर का इंडिकेटर था कि जो भी ये इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट जो है वो रहा होगा, ठीक है। फिर है आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। तो आपका ये जो सेटलमेंट है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यहाँ भी हम लोग ऐसे नहीं तो डायरेक्टली पहुंच गए, बल्कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डिफरेंट फेजेस में हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपका चालकोलिथिक सेटलमेंट। चालकोलिथिक सेटलमेंट में लोग ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो ये आपका कुछ 2000 से लेके 1200 बीसी के आसपास था। तो यहाँ पे स्टोन प्लस कॉपर को मिला के टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, यानी कि बहुत पुराने टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर किया करते थे। और उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता था जो भी अनाज वगैरह उगता था, ठीक है। तो छोटे विलेजेस थे, कम पॉपुलेशन थे, और मोस्टली इतना उगा लेते थे कि सेल्फ सफिशिएंट होता था, ठीक है। तो इस स्टेज पे ना आपका कोई अर्बन लाइफ नहीं थी, सिर्फ आपकी अर्ली फार्मिंग स्टेज जिसको कहते हैं ना, वो था ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पेंटेड ग्रे वेयर। ये आपका 1200 से लेके 600 बीसी तक का टाइम पीरियड था। इसमें आयरन का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, थोड़ा बेटर एग्रीकल्चर टूल्स ये लोग इस्तेमाल करते थे, ज्यादातर विलेज वाली सेटलमेंट थी, परमानेंट हैबिटेशन आपका स्टार्ट हो चुका था। तो ये जो पीजीडब्ल्यू है ना आपका पेंटेड ग्रे वेयर, इस फेज में जो सेटलमेंट है ना आपका, वो इस पीरियड से 3 गुना ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जंगल वगैरह काटने लग गए थे, जंगल वगैरह काटने लग गए यानी कि खेती करने लग गए, खेती करने लग गए यानी कि लोग बसने लग गए वहां पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद आता है आपका नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये आपका 500 बीसी के आसपास शुरू हो गया था। एडवांस आयरन टूल्स थे, यहाँ पे सरप्लस क्वांटिटी में उगाया जाता था सब कुछ। तो यहाँ पे जो खेती हो रही है ना, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है। अब अगर खेती अच्छे लेवल पे हो रही है तो यानी कि ट्रेड भी होगा, ट्रेड होगा यानी कि कॉइन्स का इन्वेंशन हो जाएगा। और यहाँ तक आते आते प्रॉपर टाउन्स, सिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर यहाँ तक आते आते डेवलप होने लग गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इधर से ना 2.5 टाइम्स ज्यादा एरिया में लोग फैल गए हैं। तो जंगल वगैरह और ज्यादा काटने लग गए थे, एग्रीकल्चर और ज्यादा करने लग गए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ज्यादा लोग बसने लग गए आके, और जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स थे ना वो आपके और ज्यादा बड़े होते चले गए, नए सेटलमेंट्स आपके ऐड होते चले गए, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ गई। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये रहा है आपका टोटल इवोल्यूशन। इस तरीके से लोग जो है ना डायरेक्टली नहीं इस पे आ गए थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पे, बल्कि इसको होने में भी आपका काफी टाइम लगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे एक्सपेंशन हुआ, और बाय द एंड ऑफ 500 बीसी ये चीजें जो है सेटलमेंट और पॉपुलेशन आपका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये मैप आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। इस मैप में ना आप देखोगे यहाँ पे ना नदन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी कहाँ कहाँ मिली है ना, वो चीज दिखा रखी है, ठीक है। और जहां आपकी ये पॉटरी मिली है ना, वहां पे सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। इसीलिए ये जो मैप है ना आपका, ये अर्बन सेंटर्स, ट्रेड, स्टेट पावर वगैरह ये चीजें जो है शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो चीज आपके सर्कल से यहाँ पे शो हो रखी है वो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर साइट्स है, और जो आपके स्क्वायर्स है वो आपके मॉडर्न टाउन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको बुक में और ज्यादा क्लियरली दिख जाएगा। सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो एरियाज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है सबसे ज्यादा। तो ये आपका मिडिल एंड लोअर गंगा वैली वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है, बिहार का पार्ट है, और यहाँ पे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स भी दे रखी हैं, जैसे आपकी सरस्वती हो गई, देन आपका राजघाट हो गया।
तो आपको पता है जब आपका कॉइन और ये पैसे-वैसे का जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था ना, उससे पहले ज़्यादातर लोग बार्टर एंड गिफ्ट सिस्टम पर ही बेस्ड थे, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादातर मतलब बार्टर में कभी-कभी कैटल्स वगैरह भी यूज़ करते थे एज़ अ करेंसी। अब अगर मुझे किसी से कुछ गिफ्ट चाहिए या मुझे किसी से कुछ चाहिए, तो मैं उसको बोलती थी आप गाय रख लो, मुझे अपना घर दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल या मुझे इतनी ग्रेन्स दे दो। तो इस तरीके से ये जो है काम करता था और वैदिक टेक्स्ट में ना आपका निष्का और सतमाना इनका मेंशन कर रखा है, ये आपके प्रेस्टीज मेटल ऑब्जेक्ट्स थे, कॉइन्स नहीं थे, तो इनका भी इस्तेमाल होता था आपका चीजें लेने देने के लिए। और जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे ना, इनका यूज ना फर्स्ट टाइम बुद्धा के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है? तो मेनली आपके जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, ये सिल्वर के होते थे, कुछ कॉपर के भी होते थे और यहाँ पे ना इन कॉइन्स पे बेसिकली हिल, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रिसेंट इनके सिंबल्स होते थे उन कॉइन्स के ऊपर पंच, ठीक है? और इसके बाद आप देखोगे जो आपका मौर्यन पीरियड आया ना, मौर्यन पीरियड और उसके बाद ये जो कास्ट के कॉइन्स थे उनका इस्तेमाल होने लग गया। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स ना आपके कास्ट कॉइन से रिप्लेस हो गए थे, ठीक है? कास्ट कॉइन्स बेसिकली वो सिक्के होते हैं जो आपका किसी मेटल को ना पिघला कर फिर उसको एक कॉइन के ढांचे में डाल दो, फिर वो सूख जाएगा मेटल तो वो कॉइन की शेप ले लेगा, ठीक है? तो ऐसे बनाए जाते थे। तो यहाँ से ये इस्तेमाल होने लग जाएगा और कास्ट कॉइन्स के अलावा डाई स्ट्रक कॉइन्स इनका भी इस्तेमाल होता था। डाई स्ट्रक कॉइन्स का मतलब है जैसे कोई मेटल का टुकड़ा है ना, तो उसके ऊपर आप किसी कलर से डाई कर दो तो वो आपका कॉइन बन जाएगा। तो इस तरीके का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है? और इन कॉइन्स का इस्तेमाल ज्यादातर वेजेस के लिए, जो आप कुछ गुड्स वगैरह खरीद रहे हो उनके बदले आप कॉइन्स दोगे, साथ ही जो भी आपके अब खर्चे हैं रोजमर्रा के उनमें भी आप इसका इस्तेमाल करोगे कॉइन्स का, ठीक है? तो इसलिए कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ। इसके बाद है आपके ट्रेड रूट्स। तो अब जो गंगा रिवर था ना, गंगा रिवर का इस्तेमाल होता था इंटरनल ट्रेड के लिए, पटना से राजगीर, राजगीर से चंपा अगर आपको जाना है तो आप गंगा रिवर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? और ट्रेड आपके नॉर्थ तक्षशिला से लेके वेस्ट साउथ, उज्जैन, गुजरात, कोस्ट हर जगह होते थे, ठीक है? ट्रेड मतलब हर जगह आपके ट्रेड फैलने लग गए थे। तो बेसिकली गंगा रिवर का इस्तेमाल ना लोग सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं करते थे, बल्कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपका गंगा रिवर का ही इस्तेमाल होता था। तो उस टाइम पे बोट और फेरीज वगैरह बनने लग गए थे, जिनसे आप हेवी गुड्स, जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, वो आप आराम से भेज सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है वो, ठीक है? तो ये चीज था, ठीक है? तो गंगा रिवर ने ना जो आपका मगध वाला एरिया है ना, मगध को एक इकोनॉमिक पावर दे दिया था, जिस वजह से अच्छी खासी इनकम मगध जो है वो जनरेट कर पा रहा था ट्रेड के चलते, ठीक है? इसके बाद है अर्बन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स। तो ये कुछ आपकी मेजर अर्बन सिटीज है, पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा, बेसनागर, वैशाली, कौशाम्बी, ओल्ड राजगीर, उज्जैन और इनकी पॉपुलेशन है, आप देख रहे होगे कितनी मतलब बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन जो है 3rd सेंचुरी बीसी तक स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद है आपका राइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हड़प्पा टाइम जो आपका गायब हो गया ना, तो हड़प्पा के बाद आपका राइटिंग सिस्टम भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, ठीक है? इसके बाद आपका जब बुद्ध आ गए, अशोका आ गए, तो उन्होंने फिर से इस राइटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया, ठीक है? तो उन्होंने लकड़ियों पे लिखना शुरू किया, लीव्स पे लिखना शुरू किया और राइटिंग से बेनिफिट ये होता था कि जैसे राजा ने कोई ऑर्डर दे दिया कि अब इसने ये क्राइम किया है, इसके साथ ये होगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई सिमिलर क्राइम करेगा तो वो रिटन रिकॉर्ड है कि सेम क्राइम पे ये सजा मिली थी, ठीक है? तो लॉ आपके रिचुअल्स किस तरीके से करना है, अकाउंट्स, टैक्स कलेक्शन, आर्मी मेंटेनेंस, ये सारे बेनिफिट्स थे लिखने की वजह से, ठीक है? तो राइटिंग जो है वो रीअपीयर हो गया था कपल ऑफ सेंचुरीज बिफोर अशोका, अशोका के आने से कुछ टाइम पहले, क्योंकि आपके बुद्धा आ चुके थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसके बाद जब लिखना लोगों ने शुरू किया ना, तो वो पेरिशेबल मटेरियल्स जैसे पत्तों वगैरह पे लिखना शुरू किया था, तो वो आपके इजीली मतलब गायब हो गए, इजीली आपके डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है? इसके बाद फिर लकड़ी पे लिखना शुरू किया, फिर ऐसे करते करते आप देखोगे पेजेस पे लिखना शुरू किया, फिर इंक का इन्वेंशन होगा, ठीक है? तो राइटिंग की वजह से आपके लॉ के कंपाइलेशन हो जाते थे, रिचुअल्स मिल जाते थे, टैक्स कलेक्शन में हेल्प मिलती थी, एक प्रोफेशनल आर्मी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती थी, लैंड एंड हाउस डिमार्केशन कि ये घर किसका है, ये लैंड किसका है, ये सारी चीजों का रिटन रिकॉर्ड जो है वो होने लग गया था, ठीक है? इसके बाद है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। तो सेकंड अर्बनाइजेशन आने के बाद ना बहुत सारी चीजें हुई, जो आपके सिटीज थे वहां पे लार्ज पॉपुलेशन आ गए, लॉ एंड ऑर्डर आ गया आपका, टैक्स कलेक्शन आ गया आपका। तो बेसिकली सेकंड अर्बनाइजेशन में जो आपका स्टेट स्ट्रक्चर था ना, वो और ज्यादा मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, ठीक है? स्ट्रांग आपकी किंगशिप डेवलप हो गई, ऑफिशियल, स्पाई, टैक्स कलेक्टर, ये सारी चीजें जो है आने लग गई, ठीक है? फिर इसके बाद प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग गया। तीसरा है सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशन एंड प्रोफेशनल आर्मीज। पहले क्या होता था, वॉर पे जाना है, लड़ना है, अच्छा ठीक है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसा। बट यहाँ से आप देखोगे सेकेंड अर्बनाइजेशन से लोगों को आर्मी में रखना इज लाइक अ जॉब, तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी अब, और वो एक स्टैंडिंग आर्मी है, जब भी आपको कहीं लड़ने जाना है तो ये लोग हैं, ये आपके बिहाफ पे जाएंगे लड़ने के लिए, ठीक है?
तो ये चीजें आ गई, इनेबल डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइटिंग एंड कॉइन्स। और इवेंचुअली आपका सेकंड अर्बनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम डेवलप हो गया, एक राजा होगा, राजा ऐसे जो सदा सुनाएगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर रखेगा वो हम सबको पालन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है आपका राइटिंग सिस्टम डेवलप हो गया, कॉइन्स वगैरह आ गए, जिसकी वजह से आपको अगर कुछ खरीदना है वो आप खरीद सकते हो, कहीं कुछ भी चीज लेनी है तो बार्टर सिस्टम से अब कॉइन्स पे आ चुके थे, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए आपके सेकंड अर्बनाइजेशन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 17, ये हमारा 5 पार्ट्स में आने वाला है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, स्टेट स्ट्रक्चर एंड द वर्ण सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा, ये ना बात करता है, जैसे हमारा देखो कोई भी चीज अगर शुरू हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जो चीज यहाँ से शुरू हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज है ना, ये ग्रो करनी चाहिए, राइट। फिर एक टाइम पे पीक पे जाना चाहिए अपने, फिर पीक पे जाने के बाद अगर डिक्लाइन भी होता है तो वापस वो चीज उठ जानी चाहिए, राइट। लेकिन अब हुआ क्या आपका, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका अर्बन सिविलाइजेशन था, राइट। तो हड़प्पा मान लो पीक पे गया, डिक्लाइन हुआ, उसके बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन आपकी स्टार्ट हुई, जैसे हम लोगों ने पेलियोलिथिक पढ़ा, फिर मीजोलिथिक फेज पढ़ा था, फिर चालकोलिथिक फेज पढ़ा था। तो इन फेज में हो क्या रहा था, आपका पेलियोलिथिक फेज जा रहा था, फिर आपका मीजोलिथिक फेज आया। तो वो जो फेज था आपका मीजोलिथिक फेज, वो इस फेज से काफी ज्यादा बेटर था, थोड़ा सा डेवलप्ड फेज था, राइट। फिर आपका चालकोलिथिक, नियोलिथिक, जो इसके बाद फेज और आए आपके, वो फेजेस पिछले फेज से ज्यादा और डेवलप्ड फेजेस थे, राइट। सिमिलरली जब आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था। तो जब आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने पीक पे गया, फिर जाके डिक्लाइन हो गया, इसके बाद की जितनी भी चीजें आई, इसके बाद जो भी सिविलाइजेशन आए, लोग रहने लग गए, बसने लग गए, तो वो आइडियली होना ये चाहिए था, क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद अर्बन सिविलाइजेशन और ज्यादा आपका मॉडर्न होना चाहिए था, राइट। बट ये हुआ नहीं, हुआ क्या, जब आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया ना, उसके बाद जैसे हड़प्पा आया, हड़प्पा डिक्लाइन हो गया, इसके बाद जो स्टैंडर्ड ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ने सेट कर दिया था ना, उस स्टैंडर्ड को मीट करने में हमको 1000 से 1500 साल लग गए, ठीक है। तो ये आप देखोगे, जब अर्बन सिविलाइजेशन हमारे यहाँ से खत्म हो गया ना, उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, सेकेंड टाइम कैसे आपका अर्बन सिविलाइजेशन सेटलमेंट ये स्टार्ट हुआ, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और इसका एविडेंस, इसका रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिला है, तो जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जो आपका उस टाइम के जितने भी टेक्स्ट हैं अशोका के द्वारा लिखे गए हों, चाहे बुद्धिज्म में जितने भी टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं, उन टेक्स्ट के जरिए हमें ये पता लगा कि कैसे आपका ये सेकंड अर्बनाइजेशन जो है ना वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था टॉपिक, आज हम लोग करने वाले हैं रूरल इकोनॉमी डिस्कस, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जब भी हम बात करते हैं अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी की, सबसे पहले बात करते हैं अर्बन इकोनॉमी की। तो यहाँ पे मैं एक सेटलमेंट मान लेती हूँ, हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका अर्बन इकोनॉमी है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐसा सेटअप है, ठीक है। और दूसरी साइड है आपका रूरल इकोनॉमी, ऐसे घर है यहाँ पे। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ अर्बन इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, राइट। यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं बड़े बड़े, और चलो उस टाइम के हिसाब से हम लोग बात करें तो क्राफ्ट्समैन है, डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, अर्बन इकोनॉमी। तो यहाँ पे टेक्निकली खेती नहीं हो रही है, तो ये लोग खाएंगे क्या, अब हवा तो खाएंगे नहीं, तो इन लोगों को भी खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना। तो वो अनाज अल्टीमेटली कहाँ से आएगा, वो अनाज आएगा रूरल इकोनॉमी से, राइट। तो अगर आप ये चीज कह रहे हो कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन है, अर्बन इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसका मतलब ये है कि आपकी जो रूरल इकोनॉमी है ना, वो काफी सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन कर रही है, काफी ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी जो है ग्रेन्स की वो उगा रही है, ठीक है। जो ग्रेन्स की क्वांटिटी ये उगा रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा है कि वो अर्बन इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं ना आपके, वो लोग भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जब तक स्ट्रांग रूरल इकोनॉमी नहीं है, तब तक आपके पास एक स्ट्रांग अर्बन इकोनॉमी नहीं हो सकती है, समझ में आ गया। ये टॉपिक मैंने क्यों समझाया आपको आगे बताती हूँ मैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो है पॉटरी हम लोगों को मिलती है, जहां से वो ये माना जाता है कि ये पॉटरी उस टाइम के रिच लोग, थोड़े एलीट लोग ये पॉटरी यूज करते होंगे, ठीक। अब कैसे ये पॉटरी भी आपकी डेवलप हुई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चालकोलिथिक, चालकोलिथिक से फिर पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर से फिर हम लोग कैसे नदर्न ब्लैक पॉटरी वेयर की तरफ आए, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ अब ये जो है ना नदर्न ब्लैक पॉटरी वेयर, इसके कुछ 400 साइट्स हैं बिहार में, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी में, कुछ आपके एमपी में भी, और कुछ आपके महाराष्ट्र में भी है। और इनको अभी तक एग्जैक्टिवेट नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जो इसके थोड़े बहुत टुकड़े हैं वो हमको मिले हैं, कुछ कुछ बिहार के प्लेन्स में, ईस्टर्न यूपी के प्लेन्स में, एमपी एंड महाराष्ट्र वगैरह के प्लेन्स में, ठीक है। और इनसे हमें ये पता लगा है कि ये जो था ना आपका जो इस पीरियड का जो नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की जो साइट्स है ना,
वो सिर्फ आपके सिटीज में ही नहीं बल्कि कि आपके विलेजेस के कल्चर का भी हिस्सा बन गए थे। समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। इसके बाद दूसरा ये है जो मैंने आपको बताया कि रूरल बेस काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अर्बनाइजेशन, क्राफ्ट्स और ट्रेड वगैरह पे ध्यान देना है तो। क्यों रूरल इकोनॉमी जरूरी है? क्योंकि रूरल इकोनॉमी ही है एट द एंड ऑफ द डे जो कि पूरा प्रोडक्शन का काम करेगी, खाने पीने का देखभाल करेंगी, ठीक है? इस वजह से तो बेसिकली विलेजर्स को, जो आपके रूरल इकोनॉमी के लोग हैं, उनको क्या मिलता था? उनको टूल्स, क्लॉथ और अदर गुड्स मिलते थे टाउन्स से, और टाउन वालों को क्या मिलता था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है? तो दोनों के ही बल्ले-बल्ले थे। यानी कि जो आपके गाँवों में लोग रह रहे हैं, उनको भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं और जो आपके शहरों में लोग रह रहे हैं, उनको भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक? इसके बाद हम लोगों को आयरन के टूल्स भी देखने को मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कौशाम्बी, जो कि आपका 5th से 4th सेंचुरी बीसी को बिलॉन्ग करता है। इनमें आपके एक्सेस, एड्जेस, नाइफ्स हो गए, रेज़र्स हो गए, नेल्स हो गए, सिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इनसे हमें ये इंटरप्रेट करते हैं हम लोग कि ये टूल्स हो सकता है उस टाइम के किसान यूज़ करते थे। तो एग्रीकल्चर अब काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल और एफिशिएंट बन चुका था इस टाइम पीरियड तक, ठीक है? इसके बाद है आपका विलेज सेटलमेंट्स। तो विलेज सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्ड था। क्लस्टर्ड मतलब लोग एक ही जगह इकट्ठा होके रहते थे। मिड गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लिएटेड विलेज था, काफ़ी ज़्यादा आपस में मिले-जुले थे। और ये जो आपके गाँव होते थे ना विलेजेस, ये आपके जो फार्म लैंड जहाँ पे आप खेती कर सकते हो ना, उन एरिया से सराउंडेड रहते थे, ठीक है? तो ये था। नाउ अब हमें जो पाली टेक्स्ट मिले ना, उनसे हमें पता चला है कि 3 तरीके के विलेजेस होते थे, ठीक है? सबसे पहले आपका टिपिकल विलेज, यहाँ पे मिक्स्ड कास्ट के लोग रहते थे, मिक्स्ड कम्युनिटीज़ वगैरह रहा करती थी यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे लार्ज नंबर में, और यहाँ पे ना जो विलेज का जो हेडमैन होता था ना, उसको बोलते थे हम लोग भोजका, ठीक है? तो ये था। दूसरा है आपका सब अर्बन क्राफ्ट विलेजेस, ये आपका थोड़ा शहरों के थोड़ा-सा पास होते थे। ये आपके कारपेंटर वगैरह जो लोग होते थे ना, वो ज़्यादातर इन्हीं गाँवों में रहते थे। चैरियट मेकर्स जो होते थे, वो भी इन्हीं गाँवों पे रहते थे, ठीक है? तो ये गाँव जो है ना आपके रूरल और अर्बन एरिया के बीच का लिंक था ये गाँव, ठीक है? मार्केट सेंटर्स हुआ करते थे इन गाँवों में। इसके बाद है आपके बॉर्डर विलेजेस ये जंगल के किनारे रहते थे। यहाँ पे ज़्यादातर आपके हंटर्स वगैरह रहते थे। फूड गैदरिंग का काम ये लोग किया करते थे, ठीक है? तो बेसिकली जंगलों के पास ये लोग रहते थे, ठीक है? तो ये 3 तरीके के गाँव हैं जिनका ज़िक्र पाली टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट आ जाओ, लैंड अलॉटमेंट एंड कल्टीवेशन। तो लैंड आपको पता है लैंड काफ़ी ज़रूरी हो गया था इस टाइम के लिए। लैंड आपके कल्टीवेबल प्लॉट्स में डिवाइडेड रहते थे, हर फैमिली को अलॉट किया जाता था। लेबर आपके फैमिली के मेंबर्स होते थे, एग्रीकल्चर लेबर्स होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग काम करते थे ये लेबर्स। घर वगैरह बनाना है या इरिगेशन चैनल वगैरह अगर आपको बनाना है, जैसे आपको इरिगेशन करना है तो उसके लिए खुदाई वगैरह थोड़ी-सी आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, और इनकी जो देखभाल है कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखभाल विलेज का हेडमैन किया करता था, ठीक है? तो ये पूरा एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर का प्रूफ है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे टैक्सेस एंड लैंड्स। तो टैक्सेशन का ये सिस्टम था कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है ना, उसका 1/6 आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? और ये टैक्स आपके डायरेक्टली जो रॉयल एजेंट्स होते थे, जो किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे ना, वो लोग कलेक्ट करते थे। तो बीच में कोई मीडियोकर मैन नहीं है, कोई जमींदार वगैरह अभी तक नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट किंग ने एक बंदा भेजा है, वो बंदा आपका टैक्स जो है वो कलेक्ट करता था, ठीक है? नाउ इनमें कुछ-कुछ एक्सेप्शंस भी थे। एक्सेप्शंस ये थे जैसे कि ब्राह्मण्स और जो आपके वेल्दी मर्चेंट्स है ना, उनको ना लैंड ग्रांट भी दिया जाता था। यानी कि राजा जो है ना, कोई किसी गाँव की कोई ज़मीन वगैरह इनको दे देते थे ऐसे ही, ठीक है? और उस ज़मीन का या उस लैंड, जो लैंड दिया है राजा ने, उस लैंड पर जो भी टैक्स कलेक्ट होता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, वो रेवेन्यू उन्हीं लोगों का होता था, ठीक है? तो आपके जो ब्राह्मण्स हैं या जो बिग मर्चेंट्स हैं ना, उनको डायरेक्टली ये मिल जाता था। तो ये एक एक्सेप्शन था। और कुछ-कुछ प्लॉट्स पे जो बड़ी ज़मीन है, बड़े किसान हैं, तो वहाँ पे लोग स्लेव्स का या लेबर्स वगैरह भी हायर करते थे खेती वगैरह कराने के लिए, ठीक है? इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर। तो देखो यहाँ इस टाइम तक ना स्टेपल क्रॉप्स आपके राइस ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाले एरिया में था। देखो राइस जो है ना, राइस जो है पानी वाली फसल है, उसको पानी चाहिए। इसीलिए ये आपका ईस्टर्न यूपी और बिहार जो आपके वेट एरियाज है, रिवर वाले एरियाज है ना, वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता था राइस को, ठीक है? पहले क्या होता था, पहले का मेथड ये था कि पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है आपका बीज। बीज आया और जो बीज था उसको डायरेक्टली आपने खेत में डाल दिया, ठीक है? जहाँ पे आपने बो दिया वो वहीं पे उग गया। अब प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि सब प्लांट्स जो है ना वो एक जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो बीज आपने डाला है, जहाँ पे भी डाला है, वहाँ पे कभी-कभी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कभी आपने ज़्यादा अच्छे से लगाया नहीं है, जो भी है जिस वज़ह से आपका प्रोडक्शन कम होता था, ठीक है? तो यहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अनाज आपको कम मिल रहा है, ठीक है? नाउ अब बुद्धा के टाइम में हुआ क्या? पैडी ट्रांसप्लांटेशन ये मेथड आया, ये रिवॉल्यूशन आया आपका पैडी कल्टीवेशन का। इसमें क्या हुआ, पहले आपने
बीज जो है वो छोटे नर्सरी फील्ड में बो दिया। वहां पानी आपके कंट्रोल में होता है कि आपको कितना देना है। फिर 20 से 25 दिन बाद जब उनमें थोड़े थोड़े पौधे टाइप आ गए ना, सीडलिंग्स जिनको कहते हैं हम लोग, वो आ गए, तो आपने उनको उठा के बड़े खेत में ले जाकर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं कि पहले आपने एक छोटे एरिया में वो जो उगा दिया, और इसके बाद आपने जब वो उग गए, पौधे आ गए, तो फिर उसको आपने बड़े फील्ड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज किया गया। और इसका जो मेंशन है टर्म शाली ट्रांसप्लांटेशन अपीयर्स इन पाली में भी है, प्राकृत टेक्स्ट में भी और संस्कृत टेक्स्ट में भी है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आए आपके, हेल्दी प्लांट्स आए आपके, ज्यादा अनाज आप उगा सकते हो, और जो आपके जो जिन पौधों को ज्यादा पानी चाहिए, जिन बीज को ज्यादा पानी चाहिए, वो भी आप कर सकते हो, तो वो वेट पैडी प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है ना। इसके बाद है आपका यूज ऑफ आयरन टूल्स बूस्टेड एग्रीकल्चर। आई डोंट थिंक ये मुझे बताने की जरूरत है कि आयरन के आने के बाद जो एग्रीकल्चर जो पहले प्रोडक्शन पहले होता था ना, उससे 10 टाइम ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया था, क्योंकि लोगों के पास जमीन ज्यादा हो गई थी, टूल्स थोड़े एडवांस हो गए थे, जिनका इस्तेमाल करके वो लोग मतलब हर एक स्टेप पहले, जैसे खेत जोतने के लिए आपको एक लकड़ी का हल वगैरह इस्तेमाल करते थे, फिर आपके आयरन के प्लग शेल्स आ गए। तो इस तरीके से देखो, आयरन के आने के बाद प्रोडक्शन जो है ना काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और आयरन के ओर्स जो है ना, ये सिंहभूम में, मयूरभंज में, यहाँ से सप्लाई मिलता था इन लोगों को, जिस वजह से ये लोग आयरन के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह बना पाते थे। ठीक है, फिर है आपका एग्रीकल्चरल सरप्लस सपोर्टेड। तो एग्रीकल्चर आपका सरप्लस अमाउंट में हो पा रहा है, इसी वजह से आपके टाउन्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सारे अपना अपना काम कर पा रहे हैं, और ये सारे अपना काम कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपका अर्बनाइजेशन जो है और स्टेट फॉर्मेशन जो है हो पा रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, फूड प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो बाकी लोग अपने लिए फूड प्रोडक्शन करेंगे, राइट? तो बाकी के जो कारपेंटर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, वो ये सारे काम क्यों करेंगे, राइट? क्योंकि उनको भी तो अनाज चाहिए ना, तो वो खुद का अनाज उगाएंगे। लेकिन क्योंकि अब वो लोग उस अनाज को मार्केट में खरीद सकते हैं, तो इस वजह से वो बाकी के काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो बेसिकली आयरन टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी प्रोग्रेस करने लग गई। देखो, आयरन के आने के बाद हमारा एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया चलने लग गया। एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया चलने लग गया यानी कि हम लोग ट्रेड करने लग गए हैं। ट्रेड करने लग गए यानी कि दूर दूर से सारे कॉन्टैक्ट हमारे बन रहे हैं, सिक्के वगैरह आप इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब जो गुड्स आपको चाहिए वो गुड्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और आयरन के टूल का इस्तेमाल हम लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस में कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए कर रहे हैं, अर्बन सपोर्ट हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन सभी चीजों में आयरन के टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, नाउ सरप्लस है प्रोडक्शन, इस वजह से आपका टैक्सेशन हो पा रहा है, यानी कि लोग आपके टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, और टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं यानी कि लोग सैलरीज दे पाएंगे। अब आर्मी में अगर लोगों को फुल टाइम के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो, तो इस वजह से आपके पास एक स्टैंडिंग आर्मी भी है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी ऑफ मिड गैंगेटिक प्लेन्स डिफर्ड फ्रॉम। तो जो अब जो इकोनॉमी है ना आपकी मिड गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया की, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है आपके लेटर वैदिक फेज से, चालकोलिथिक इकोनॉमी से, क्योंकि यहाँ पे अब एडवांस फूड प्रोडक्शन हो रहा है, सरप्लस अमाउंट में हो रहा है। तो जो आपके नॉन फार्मर्स है उनको सपोर्ट मिल रहा है, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, स्टैंडिंग आर्मीज है, और इसी बेस पे आपका लार्ज टेरिटरीज आपकी फॉर्म हो रही है, और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। समझ में आ गया? तो इस वजह से ये वाला जो एरिया है आपका इतना ज्यादा अलग है। ठीक है, तो रिजल्ट ये है कि फर्स्ट एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी आपका मिड गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में बनी, जिस वजह से अर्बन इकोनॉमी आ पाया, अर्बन इकोनॉमी आ पाया, जिस वजह से आपके लार्ज जो टेरिटोरियल स्टेट्स है उनका फॉर्मेशन हो पाया। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्टली अगर अर्बनाइजेशन में किसका योगदान है, तो किसका योगदान होगा बताओ मुझे? आयरन का। आयरन के आने की वजह से आपका खेती इतनी ज्यादा हो पाई है, इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट में फूड प्रोडक्शन हो पाया है। समझ में आया? फूड प्रोडक्शन हो रहा है, इसी वजह से जो बाकी के लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, जो नॉन फार्मर्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दे सकते हैं। अगर उसे चैरियट मेकर है, वो अगर उसे बहुत अच्छा आता है चैरियट बनाना, तो वो काम कर सकता है। ठीक है, जिसका जिस काम में इंटरेस्ट है वो कर सकता है। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ऑक्यूपाइड है, और इकोनॉमी बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट कर रही है। समझ में आया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक रूरल इकोनॉमी का। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर पार्ट 3 में। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर 17 का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड रूरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज ये जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्मी एंड टैक्सेशन, इन दोनों टॉपिक्स को कवर। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर आपका ना 5 पार्ट्स में आने वाला है, और ये आपका पार्ट 3 है। नाउ, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, राइट? क्योंकि आपका
जब हमारा फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, जिसका नाम क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, हमारे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली उस फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद ना काफी टाइम तक, लाइक 1500 ईयर्स तक भी हमारे पास कोई फुल्ली फ्लेजेड अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी, ठीक है? तो कैसे आपकी अर्बन सिविलाइजेशन आई, कैसे उनका मतलब हमको एविडेंस मिला, क्या रिटन रिकॉर्ड से हमको ये चीजें पता लगी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो हम लोगों ने ये देख लिया था, और लास्ट वीडियो में रूरल इकोनॉमी वाली वीडियो में हमने ये समझा था कि किस तरीके से अगर हमें एक फुल्ली फ्लेजेड अर्बन इकोनॉमी अगर चाहिए, तो उसका मतलब है कि हमारे पास एक रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक हमारी रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तब तक हमारी अर्बन इकोनॉमी नहीं चल सकती है, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था सेकेंड अर्बनाइजेशन में, किस तरीके से वहां पे जो राजा थे या जो भी और ऑफिसर्स थे कैसे अपॉइंट होते थे, क्या उनकी ड्यूटीज होती थी, कैसे काम परफॉर्म किए जाते थे, ये सारी चीजें, ठीक है? सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ द स्टेट। तो ये आपके कई, आपको पता है उस टाइम पीरियड में काफी आपके छोटे छोटे जनपद, महाजनपद, ये सब बने, ठीक है? लेकिन जो आपका रियल पावर्स थी ना, वो सिर्फ आपकी कोशाला और मगध के पास थी, ठीक है? क्योंकि कई सारे छोटे छोटे जनपद, महाजनपद ये बन रहे हैं, लेकिन एंड तक कोशाला और मगध ने ही सर्वाइव किया है। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था क्योंकि इन लोगों के पास ना काफी स्ट्रॉन्ग रूरल बेस था, और स्टैंडिंग आर्मी थी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था। इस वजह से ये दोनों ही प्लेसेस कोशाला एंड मगध आपके स्ट्रॉन्ग बन पाए, मेच्योर टेरिटोरियल स्टेट्स जो है वो बन पाए, ठीक है? नाउ इन दोनों में ही आपका मेच्योर मोनार्कीज थी, आपको पता है हेरिडेटरी किंग्स वाला सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और इनके जो किंग्स आए थे ना, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे थे, स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे, पता था क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। तो ये मोटिव था, ठीक है? इसी वजह से ये जो है आपके फुल्ली फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट्स आपके बन पाए थे और काफी लंबे टाइम तक पावर में रहे थे, ठीक है? तो ये चीज था आपका। तो हेरिडिटरी था, यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था, बल्कि राजा का जो पावर था वो उनके फैमिली में इनहेरिटेंस में जाता था, ठीक है? तो कोई राजा इलेक्शन वगैरह से नहीं बनता था यहाँ पे। नाउ कई सारे आपके जटाकास स्टोरीज हैं। जटाकास क्या है? जटाकास आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिनमें ना बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में, उनके वैल्यूएबल इंसाइट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो जटाकास में भी आपका मेंशन है। कभी कभी आपके राजा काफी ओप्रेसिव थे। ओप्रेसिव का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लग गए, बहुत ज्यादा जुल्म करने लग गए, बहुत ज्यादा अनफेयर पनिशमेंट्स वगैरह देने लग गए। तो ऐसे गलत कामों में ना उनके जो चीफ प्रीस्ट थे ना, वो भी उनका साथ देने लग जाते थे, ठीक है? तो इस सिचुएशन में ना लोगों ने क्या किया, राजा को और उसके प्रीस्ट को हटा दिया और किसी नए राजा को अपॉइंट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशंस भी हुए हैं, कई बार ऐसे देखा गया है कि अगर राजा काफी ज्यादा जुल्म कर रहा है, काफी ज्यादा अनफेयर है, तो लोगों ने ऐसा भी किया है, ठीक है? तो ये चीजें ना काफी ज्यादा रेयर थी, काफी रेयर इवेंट्स थे ये। और जितने रेयर ये इवेंट्स थे, उतने ही रेयर ये भी था कि इलेक्शन होता था। इलेक्शन बहुत ही अनकॉमन था, बहुत ही अनकॉमन प्रैक्टिस, रेयरली हमें कहीं पे देखने को मिल जाता था, ठीक है? इसके बाद जो आपके राजा थे, वो काफी हाईएस्ट अथॉरिटी पे थे। पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा पावर राजा के पास ही थी। फाइनल डिसीजन किसी भी मैटर पे राजा का ही होता था, चाहे वॉर हो, चाहे टैक्स हो, चाहे पनिशमेंट हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, ठीक है? कौन मिनिस्टर अपॉइंट होगा, कौन प्रीस्ट, कौन ऑफिशियल आएगा, ये सारी चीजें राजा डिसाइड करता था, और कोई भी आपका राजा से ऊपर नहीं होता था, ठीक है? एंड राजा को स्पेशल प्रोटेक्शन थी, यानी कि राजा को कोई छू नहीं सकता था, कोई अटैक नहीं कर सकता था, कोई इंसल्ट नहीं कर सकता था, ठीक है? राजा की जो प्रॉपर्टी थी, उसमें राजा का खजाना, महल, जमीन, वेल्थ, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी, ठीक है? और अगर कोई राजा को नुकसान पहुंचाता था, तो उसको बहुत बड़ी सजा मिलती थी। तो ये चीजें हैं, ठीक है? साथ ही कुछ कुछ महान लोग, जैसे आपके बुद्धा थे, कुछ कुछ ऐसे लोग ही राजा के सामने अपनी मॉरल अथॉरिटी रखते थे। कहने का क्या मतलब है? देखो, राजा से ऊपर कोई नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जैसे बुद्धा है, उनके पास मॉरल पावर थी। मॉरल पावर का मतलब क्या है? लोग उनकी बात सुनते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लोग ऐसा मानते थे बुद्धा कभी गलत नहीं बोल सकते हैं, कभी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से राजा को भी उनकी रिस्पेक्ट अल्टीमेटली करनी पड़ती थी। अगर राजा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो राजा की इमेज खराब होगी, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको, इस वजह से। इसके बाद है आपका रोल ऑफ किंग। किंग वॉज प्राइमरीली वॉरलॉर्ड एंड कॉन्करर। तो बेसिकली किंग का प्राइमरी काम ही ये था, मिलिट्री लीडर था किंग, ठीक है? तो कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ हो रही है, वॉर पे जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ किंग डिसाइड करता था, ठीक है? और किंग जो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करता था ना, वो कॉन्केस्ट करके ही करता था, यानी कि दूसरे राजा को हरा के ही करता था। इसका एग्जाम्पल हमें पता है, बिम्बिसारा ने किया था, अजात शत्रु ने किया था, ठीक है? मगध आपका ऐसे ही बहुत बड़ा एम्पायर बना, कंटिन्यूअस वॉर हुई, टेरिटरी एक्सपैंड किया, फोर्ट्स बनाए, आर्मी एक्सपैंड की, डिप्लोमेसी स्टैब्लिश की। तो इस तरीके से आपका मगध जो है एक बहुत बड़ा राज्य जो है बन पाया था, ठीक है? इसके बाद है आपका
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अब किंग जो है, किंग अकेले तो पूरा काम नहीं संभाल सकते ना, तो किंग के साथ कुछ लोग उनकी हेल्प करते थे और वो उन लोगों की भी रैंक डिसाइड होती थी। तो हर रैंक पे कोई ना कोई लोग होते थे, जैसे कि आपका मंत्री है तो वो मिनिस्टर है, फिर आपका सेनापति है तो वो आर्मी का कमांडर है, फिर कोई जज है, कोई चीफ अकाउंटेंट है, ठीक है? तो ये सारे फंक्शंस होते थे जो किंग के आसपास वाले लोग परफॉर्म करते थे। अब होता क्या था, कुछ स्टेट में सिमिलर फंक्शन थे, पॉसिबली कहीं 1-2 पोस्ट और आगे पीछे हो जाएगी, कहीं 1-2 मिनिस्टर्स ज़्यादा होंगे, तो इस तरीके से ये काम करता था, लेकिन मोर और लेस सभी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इसी तरीके से चलता था, ठीक है? नाउ जो हायर ऑफिशियल्स थे किंग के बाद उनको महामतास कहा जाता था। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कुछ फंक्शंस होते थे इन हाईएस्ट ऑफिशियल्स के, जैसे कि मंत्रिम जो मिनिस्टर्स होते थे, उसके बाद सेना नायक जो आपके कमांडर इन चीफ जो आर्मी को लीड करेंगे, इसके बाद जज जो जुडिशरी संभालेंगे आपका, चीफ अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, और हेड ऑफ रॉयल हरेम, यहाँ पे जो फीमेल्स होती थी, जो आपके मतलब कितने लोग हैं वो सारे आपके इसी का पार्ट होते थे, रॉयल हरम का, ठीक है? इसके बाद है आपके आयुक्तास, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, ये भी आपके एक स्पेशल टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम को संभालते थे, ठीक है? इसके बाद है आपका मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी, तो मिनिस्टर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था गवर्नेंस को हैंडल करने में किसी भी स्टेट के। अब ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रहे हैं, जैसे कि आपके वर सकारा जो कि मगध के मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया था, लिच्छवी, क्योंकि अब उनको चाहिए था तो लिच्छवी में उन्होंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, ठीक है? जिस वजह से अजातशत्रु के लिए ईज़ी हो गया था लिच्छवी को कॉन्कर करना, ठीक है? तो ये था, फिर इन्हीं के उससे वैशाली भी आया अजातशत्रु के कंट्रोल में। इसके बाद है आपके दीर्घाचार्य ना, इन्होंने ये कौशाला के थे, ये किंग को असिस्ट करते थे और उनको गाइड करते थे किंग को, ठीक है? अब ये कुछ आपका रिक्रूटमेंट पैटर्न होता था, जो आपके हाईएस्ट ऑफिसर्स होते थे, हाईएस्ट रैंक पे, और जो मिनिस्टर्स होते थे, वो ज़्यादातर आपके ब्राह्मणिकल क्लास से होते थे, और ये जो थे ना, ये आपके जनरली किंग के क्लैन से बिलॉन्ग नहीं करते थे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे दूसरे क्लैन्स के लोग भी आएँगे किंग के एडमिनिस्ट्रेशन को सँभालने के लिए, तो किंग का जो इन्फ्लुएंस था, किंग जिस क्लैन से बिलॉन्ग करते थे, वो चीज़ थोड़ी-सी वीक हो जाएगी, ठीक है? अब लोग जो है टेरिटरी के साथ एसोसिएट होने लग जाएँगे, जैसे पहले क्लैन से लोगों की आइडेंटिटी होती थी, वो आइडेंटिटी यहाँ पर आप देखोगे अब टेरिटरी पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये होगा, तो यहाँ से हमें शिफ्ट देखने को मिला, किंग बेस्ड वैदिक पॉलिटी से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बन जाएगा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर अब क्लैन से बिलॉन्ग करता नहीं है, सबको कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ें दे दी गई है, अथॉरिटी दे दी गई है, और वो उस काम को सँभालेगा, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे रेवेन्यू असाइनमेंट्स, तो अब इस टाइम तक ना जो कॉइन्स का इन्वेंशन था हो चुका था और कॉइन्स का इस्तेमाल लोग करते थे, ठीक है? लेकिन सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स होने के बावजूद ना, जो कुछ-कुछ आपके इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण्स थे ना, उन लोगों को अभी भी विलेज का जो भी रेवेन्यू आता था ना, उसका कुछ हिस्सा दिया जाता था, उसका कुछ ग्रांट जो है दिया जाता था, ठीक है? इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जब किंग को, किसी ब्राह्मण को कोई विलेज का ग्रांट देना है, तो उसको ना किसी से कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्लैन वालों से कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में होता था ना, आपको पूछना पड़ता था, आपको आपके क्लैन की मंजूरी चाहिए, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरीज़ होते थे, जो भी ब्राह्मण्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, उनको रेवेन्यू राइट्स दे दिए जाते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है कि आपका हक है इस पूरे राज्य पे, नहीं, बल्कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो रेवेन्यू आपका हुआ, इस तरीके से, ठीक है? इसके बाद है आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब गाँवों में क्या होता था, तो हर एक गाँव को रिप्रेजेंट करता था विलेज हेडमैन, ठीक है? और उस गाँव को मैनेज भी वही करता था। पहले क्या था, ग्रामिणी, ग्रामिणी का मतलब क्या है आपका, जो ट्राइबल मिलिट्री का लीडर होगा, उनको बोला जाता है ग्रामिणी, ठीक है? इसके बाद जैसे-जैसे आपका एग्रीकल्चर फैला, वैसे-वैसे ये जो ग्रामिणी वाली पोज़ीशन थी ना, ये इवॉल्व्ड होने लग गई आपकी, और अब ग्रामिणी से अब हेडमैन पे आ गए हम लोग, ठीक है? अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर डोमिनेट करने लग गया था, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से पूरा जीवन जीने का जो पैटर्न है ना, वो पूरा बदल जाएगा, ठीक है? नाउ अब टाइटल्स क्या यूज़ करते थे, ग्रामिणी, ग्राम भोजका, ग्रामिका, ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक विलेज को, ठीक है? उस विलेज को मैनेज कर रहे हैं ये। नाउ ये जो ग्रामिणी का है ना टाइटल, ये आज तक श्रीलंका में सर्वाइव करता है, यानी कि आज तक इस टाइटल का इस्तेमाल लोग श्रीलंका में करते हैं, ठीक है? नाउ अब इस विलेज हेडमैन का इम्पोर्टेंस देखो कितना ज़्यादा था। जब भी किंग को कोई काम कराना होता था, जैसे आज कोई स्कीम्स आती हैं, जैसे कोई टैक्स बढ़ा दिया है, घटा दिया है, ऐसा कुछ भी होना होता था ना, तो किंग को अगर वो बात गाँवों तक पहुँचानी है, तो किंग इन हेडमैन्स को बुलाता था, ठीक है? और इन हेडमैन्स को वो चीज़ बताता था और बोलता था, आप अपने-अपने गाँवों में ये चीज़ बता दीजिएगा। तो बिम्बिसारा जो किंग था उसने ये किया भी, 86,000 जो ग्रामीकाज़ थे, ग्रामीकाज़ कह लो, हेडमैन कह लो, एक तरीके से सरपंच जो होते हैं ना गाँव के, वो, ठीक है? उनको बुलाया था और बेसिकली उनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर या किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ बताने के लिए
तो ये दिखाता है कि ये जो विलेज हेडमैन वाला पोजीशन था ये कितना ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। और इसी पोजीशन की वजह से राजा और जो गांव की जो प्रजा है ना उनके बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो बन पाता था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फंक्शंस ऑफ विलेज हेडमैन। अब विलेज हेडमैन क्या क्या काम करते थे, तो सबसे पहली चीज तो जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो यही लोग करते थे राजा के बिहाफ पे। आपको इतना टैक्स देना है, आपको इतना टैक्स देना है, आपको इतना टैक्स देना है, लोगों को बताना है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे अपने एरिया में, और एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते थे। राजा और प्रजा के बीच में जो बातें कम्युनिकेट कर रहा है ना, जो चैनल है कम्युनिकेशन का, वो ये विलेज का हेडमैन ही है, ठीक है। इसके बाद जो आपके ओप्रेसिव हेडमैन होते थे, ओप्रेसिव हेडमैन कहने का क्या मतलब है, जो ज्यादा ही जुल्म वगैरह करने लग गए, उनके खिलाफ पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था और लोगों की बात सुनी भी जाती थी। अगर लोगों को वो हेडमैन पसंद नहीं है, लोग खुश नहीं है, तो फिर उस हेडमैन को पनिशमेंट भी दिया जाता था विलेजर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज लोकल लेवल पर भी होती थी। तो ये था आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कि किस तरीके से उस टाइम में जो आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज आपका स्टार्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके का था। तो हमने समझ लिया किस तरीके का था, स्टेट्स बन रहे थे, राजा और प्रजा वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था, राजा सबसे ऊपर था, राजा जो बोलता था लोगों को वो सुनना पड़ता था, और राजा की बात गांवों तक कैसे पहुंचती थी ये भी समझ में आ गया। इसके बाद है आपका आर्मी एंड टैक्सेशन, यानी कि आर्मी किस तरीके की थी, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था, ये सारी चीजें। अब एक चीज देखो, कोई भी जब हम बात करें टेरिटरी, जैसे मगध की मैं बात कर रही हूँ कि मगध काफी स्ट्रांग था, तो कोई भी टेरिटरी स्ट्रांग है या वीक है, ये हम डिसाइड करते हैं दो चीजों से। पहली चीज है कि उस टेरिटरी की आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वो टेरिटरी कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ एक चीज, यहाँ पे 3 स्टेट्स रह रहे हैं, ठीक है, किसी एक एरिया में। तीनों के अपने-अपने राजा होंगे, राजा 1, राजा 2 एंड राजा 3 आपका, ठीक है। अब बात ये सुनो आप लोग, अगर राजा 2 की लड़ाई हो जाती है राजा 1 या राजा 3 से, तो और राजा 2 की जो पूरी पॉपुलेशन है ना वो डिपेंड करती है इनके द्वारा भेजे गए चावल पे या आटे पे, जो भी चीज है। अब अगर लड़ाई हो जाएगी तो ये क्यों भेजेगा, इसको क्यों सप्लाई करेगा, राइट। तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन, अगर इसका खुद का सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको आसपास के राजाओं से बनाने की जरूरत नहीं है, लड़ाई हो गई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से उस टाइम में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाने के लिए दो चीजें चाहिए थी। सबसे पहला था एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, और दूसरा था हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नाउ तो पहला टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ ऑफ स्टेट पावर। तो देखो पहले क्या था, वैदिक पीरियड में ट्राइबल मिलिट्रीज होती थी, शॉर्ट टर्म में फाइटिंग वगैरह हुई, फुल टाइम सोल्जर्स होते नहीं थे, तो आपस में लड़ा, हो गया खत्म, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपका जैसे जैसे लार्ज स्टेट बनते चले गए, स्टैंडिंग आर्मी हो गई, स्टैंडिंग आर्मी हो गई, तो सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी मिल रही है, फूड मिल रही है, उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है। इससे स्टेट की जो पावर थी ना और ज्यादा आपकी स्ट्रांग होती चली गई, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि कोई रियल इंडिकेटर ये दिखाने, मतलब स्टेट की पावर दिखाने का जो रियल इंडिकेटर है वो है आपका कि कितनी ज्यादा, मतलब आर्मी है उनके पास, प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है। ये चीज है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइबल एरिया था, लोग आपस में रहते थे ऐसे छोटे मोट, मतलब आज इधर एक कर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, छोटे छोटे नंबर्स में हुआ करते थे ये लोग, आपस में ही थोड़ा कुछ क्लैश हुआ, थोड़ा बहुत लड़ाई हुई, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन ये चीज अब जो है वो परमानेंट होती चली गई, आर्मी अब परमानेंट होते चले गए, सैलरी मिल रही है उनको, प्रॉपर एक स्टेट है जो उनको मैनेज कर रहा है, उन पे खर्च कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो प्रॉपर एक स्टैंडिंग आर्मी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द आर्मी। अब देखो जब अलेक्जेंडर ने आपका इन्वेजन किया था ना, उस टाइम में नंदा डायनेस्टी, मगध की आर्मी जो थी ना वो कुछ इस तरीके की आर्मी थी। इन्फेंट्री 2 लाख पीपल की थी, 20,000 कैवेलरी थे, 2004 हॉर्स चैरियट्स थे और 6,000 एलिफेंट्स थे। ये एंशियंट इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ उस तरीके उस टाइम की आर्मी थी। इसके बाद एलिफेंट्स की वजह से ना मगध को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज था। स्ट्रॉन्ग एडवांटेज क्यों था, बड़े बड़े हाथी थे, तो कोई भी राजा अगर लड़ना चाहेगा तो उनको ये रहेगा अरे हाथियों का सामना कैसे करेंगे, ठीक है। और उस टाइम में ज्यादातर राजाओं के पास ना घोड़े हुआ करते थे, हाथी कम हुआ करते थे, ठीक है। अब होता क्या, अगर हाथी है और दुश्मन है कोई आपका, उसका कोई बहुत बड़ा टैंक है या हथियार है, कुछ भी है, एलिफेंट वो तोड़ देता था, ठीक है। साथ ही एक साइकोलॉजिकल ना फियर क्रिएट कर देता था दुश्मन के दिमाग में, तो दुश्मन लड़ने से पहले ही हार जाता था, ठीक है। इस वजह से मगध को एक मिलिट्री एज मिला था आपका, ठीक है। तो ये था आपका। इसके बाद चैरियट्स, चैरियट्स अब वैदिक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, लेकिन इस टाइम में ना अब डेंस फॉरेस्ट हो गया था, एलुवियल प्लेन्स हो गए थे, नैरो रूट्स हो गए थे, तो चैरियट्स आपके थोड़े इनइफेक्टिव हो गए थे, ठीक है, ठीक है। तो कितने लोग थे आपके, 2 लाख इन्फेंट्री थी आपकी, यानी कि 2 लाख लोग थे आपके पास जो आपके बिहाफ पे लड़ेंगे। इसके बाद 20,000 कैवेलरी थी, 2004 हॉर्स चैरियट्स थे और 6,000 एलिफेंट्स थे, ठीक है।
इसके बाद इधर आ जाओ फाइनेंसिंग द आर्मी। अब आर्मी के पास पैसे कहाँ से आते थे? देखो, अगर आपके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है तो उनको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में और रेगुलर अमाउंट में आपको सैलरी देनी पड़ेगी, रेगुलर सैलरी, हर महीने सैलरी, ठीक है। तो ये आपका दिखाता है कि क्योंकि अब आर्मी की स्ट्रेंथ आपने देख ली, दैट मीन्स कि इनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू होगा। तो नंदा डायनेस्टी जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी ना, उनके पास इनॉर्मस वेल्थ भी थी, जिस वजह से वो लोग इस आर्मी को मेंटेन कर पाते थे, ठीक है। अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया हुआ है कि एग्जैक्ट इतना पैसा था उनके पास या इतनी वेल्थ थी, तो वो एग्जैक्ट फिजिकल जो मेजर है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम था उस टाइम में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर। अब टैक्स कैसे होता था, देखो, सबसे पहले तो टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि ये दो कैटेगरी थी जिनको टैक्स नहीं देना होता था। एक थे आपके क्षत्रिय जो वॉरियर्स थे, और दूसरे आपके ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट थे। ये दोनों लोग टैक्स नहीं देते थे, लेकिन टैक्स का जो बर्डन था वो इवेंचुअली किनके ऊपर आ जाता था? पीजेंट्स के ऊपर, किसान के ऊपर, जो मेनली आपके वैश्या और गृहपति इन कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अल्टीमेटली यही लोग थे जो किसी भी इकोनॉमी को चला रहे हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड में एक और चीज एग्जिस्ट किया करती थी, वो थी आपकी बाली। बाली यानी कि कंपलसरी टैक्स, ठीक है। कंपलसरी टैक्स है जो आपको देना ही पड़ेगा, और ये टैक्स आपके जो ऑफिसर्स कलेक्ट करते थे ना, उनको हम लोग बाली सदकास बोलते थे, और ये चीज आपकी बुद्धा के टाइम में भी थी, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स। जनरली आपका 1/6 जो भी आपने एग्रीकल्चरल जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे वैदिक पीरियड में ना आपको पता है वॉलेंट्री गिफ्ट जो है वो ट्राइबल चीफ्स को दिए जाते थे। पहले जैसे राजा नहीं थे, राजा से पहले ट्राइबल चीफ हुआ करता था, तो उसको वॉलेंट्री गिफ्ट दिए जाते थे। फिर वो वॉलेंट्री गिफ्ट आपका चेंज हो गया टैक्सेशन में। पहले तो लोग अपनी इच्छा से दे रहे हैं, फिर वो चीज बाद में कंपल्सेशन बन गई आपके ऊपर कि आपको अब राजा को इतना जो भी आपने प्रोड्यूस किया है ना, उसका 1/6 देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है आपका टैक्स कलेक्शन। जो भी टैक्स लगाना है, कलेक्ट करना है, ये आपके रॉयल एजेंट्स द्वारा किया जाता था, और उन रॉयल एजेंट्स को असिस्ट करते थे विलेज के हेडमैन, ठीक है। अब ये विलेज का हेडमैन है, इसको इन्होंने बता दिया कि इतना टैक्स आपके एरिया से आना चाहिए, इतनी फैमिलीज आपके पास रहते हैं। अब ये इसके बिहाफ पे लोगों को इन्फॉर्म करेगा और लोगों से टैक्स लेगा, ठीक है। और ये किसने कितना टैक्स दे दिया है, किसको अभी कितना टैक्स देना बाकी है, ये चीजें थी जो प्रॉपर इसका रिकॉर्ड किया जाता था, ताकि लोगों को याद रहे। तो वो रिटर्न रिकॉर्ड भी लोग रखते थे अपने पास। पेमेंट कैसे होता था आपका? कैश इन काइंड, यानी कि कैश भी दे सकते हो आप, पंच मार्क कॉइन्स वगैरह इस्तेमाल होते थे, और काइंड काइंड यानी कि आपके पास जो आपकी फसल है ना, आप गेहूं चावल आटा वो भी दे सकते हो और उसके बदले सामान ले सकते हो, ऐसा भी होता था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर लोग टैक्सेस जो है वो पेडी के फॉर्म में भरते थे। अगर उनके पास कॉइन्स वगैरह नहीं है तो आपके पास जो अनाज है उसका 1/6 पार्ट आप दे दो, ठीक है। इसके बाद है आपका फोर्स लेबर विष्टी। तो कभी कभी आपके क्या होता था, जो पीजेंट जो किसान होते थे ना, उनसे जबरदस्ती लेबरिंग का काम कराया जाता था रॉयल वर्क्स के लिए, जो राजा वगैरह के काम होते हैं ना वहां पे, ठीक है। तो उनको रोड बनाने का, फोर्ट बनाने का, या पब्लिक वर्क का जो भी काम होता है ना, वो काम फ्री में करना पड़ता था, ठीक है। ये भी एक तरीके का टैक्स है, अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो आपको रोड बनानी पड़ेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, ऐसे होता था, ठीक है। और कुछ कुछ जटाका स्टोरी के अकॉर्डिंग ना, कभी कभार क्या होता था, जब टैक्स रेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जो किसान थे वो राजा के किंगडम छोड़ देते थे, एक किंगडम छोड़ के दूसरे किंगडम चले जाते थे, दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये भी होता था। इसके बाद है आपका टैक्सेस ऑन आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। आर्टिसंस जो थे, जो मतलब आपका एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं थे, अपना कुछ कुछ आर्टिस्टिक काम किया करते थे, उनको हर महीने के एक दिन कम से कम राजा के लिए काम करना पड़ता था, ठीक है। तो वो एक दिन ना फ्री में राजा के लिए काम किया करते थे, ठीक है। फिर आपके जो ट्रेडर्स थे ना, वो कस्टम ड्यूटी टोल्स वगैरह जो है वो भरा करते थे, जो भी गुड्स वो बेच रहे हैं उस पे, ठीक है। और इनसे जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे ना, उनको हम लोग शॉल की का या शॉल का धक्ष का ये भी बोलते थे, ठीक है। इसके बाद है आपका डिक्लाइन इन ट्राइबल असेंबलीज। अब आपको पता है जब ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट किया करते थे ना, उस टाइम में वैदिक पीरियड टाइम में आपका सभा और समिति, ये दो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, जो राजा को एडवाइस करते थे। कभी कभी ये लोग राजा के डिसीजंस को चेक भी करते थे। तो इस तरीके से सोसाइटी एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है। नाउ अब जैसे जैसे आपके बड़े बड़े स्टेट्स फॉर्म होते चले गए ना, वैसे वैसे सभा और समिति ये जो चीज है ना, ये डिक्लाइन होते चली गई, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सोसाइटी आपकी ट्राइबल आइडेंटिटी पे बेस्ड थी, राइट। ट्राइबल आइडेंटिटी मतलब कि मैं इस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, मैं इस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। और अब क्या हो गया, वो ट्राइब से नहीं होके अब आपका किसी एक पर्टिकुलर रीजन से, वर्ण में, जाति में, इन चीजों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ट्राइबल असेंबली का जो बेस था ना, वही बेस आपका खत्म हो गया इस वजह से, ठीक है। दूसरा आपका लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स मेड मास असेंबलीज इम्प्रैक्टिकल। तो बेसिकली जैसे आपके मगध है, कोसाला है, जो बड़े बड़े आपके स्टेट्स बन गए थे, ये आपके अलग अलग रीजन से जुड़ के बने थे। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक जगह बुलाना थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, ठीक है। दूसरा आपका पुअर कम्युनिकेशन हिंडर्ड रेगुलर मीटिंग्स। तो बेसिकली कोई रोड नहीं
नहीं था उस टाइम में इतना अच्छा, कोई फ़ास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं था, कोई न्यूज़ पहुँचाने वाला नहीं था, तो रेगुलर मीटिंग्स आपकी इतनी ज़्यादा मतलब हो नहीं पा रही थी, जिस वजह से ये डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद है असेंबलीज कुड नॉट रिप्रेजेंट नॉन वैदिक ट्राइब्स इन न्यू किंगडम्स, मतलब कि न्यू किंगडम में आपके बहुत से नॉन वैदिक ट्राइब्स भी शामिल थे, ठीक है। जो आपकी ओल्ड असेंबलीज थी वो आपकी वैदिक ट्राइबल स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, बट ये आपके नॉन वैदिक ट्राइब्स भी इसमें शामिल है। तो सभा और समिति आपका सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से भी ये हट गए। इसके बाद है अब सभा और समिति के हटने के बाद हुआ क्या, राजा की पावर सेंट्रलाइज हो गई, राजा की पावर जो है वो थोड़ी अथॉरिटेटिव हो गई, ठीक है। और इसके बाद सभा और समिति को रिप्लेस किया आपका परिषद ने। परिषद क्या है, परिषद आपका स्मॉल एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें ज्यादातर आपके मेंबर्स जो है वो ब्राह्मण्स हैं, ये राजा को एडवाइस देते हैं रिलीजियस और लीगल मैटर्स में, ठीक है। तो बेसिकली सभा और समिति को हटा के अब ये बॉडी है जो बन गई है। इसके बाद है आपका सर्वाइवल ऑफ असेंबलीज इन रिपब्लिक्स, तो ये पॉइंट आपका बताता है कि सभा और समिति ना पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि जो कुछ जो मोनार्कियल स्टेट्स थे ना वहां से गायब हो गई थी, ठीक है। मोनार्की जैसे आपको पता है मगध था, कोशाला था, राजा की पावर हेरिडिटरी थी, पावर सेंट्रलाइज थी, लार्ज टेरिटरी थे, प्रोफेशनल आर्मी और टैक्सेशन सिस्टम था। इसीलिए राजा जो है पॉपुलर असेंबलीज जो है वो अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग था ना ये पूरा प्रॉपर एलीट लोगों के हाथ में चला गया था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपके जो कुछ एरियाज थे जैसे शाक्याज, लिच्छवीज, यहाँ पे ये असेंबलीज कंटिन्यू थी। यहाँ पे आपका सभा समिति जैसा सिमिलर काउंसिल था, रेगुलर मीटिंग्स हो पा रही थी, मेंबर्स को बुलाना इजी था, इस वजह से, ठीक है। लेकिन ये चीज आपकी मगध और कोशाला में नहीं हो रही थी, ठीक है। मगध और कोशाला आपके काफी बड़े लार्ज स्टेट्स जो है वो बन चुके थे। तो ये था आपका आज का आर्मी एंड टैक्सेशन को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से स्टैंडिंग आर्मी थी, टैक्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इतना स्मूथली चल पा रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, ये पार्ट 4 है चैप्टर नंबर 17 का। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये चैप्टर जो है ना आपको 5 पार्ट्स में रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी एक और वीडियो और आएगी इसी चैप्टर की, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, इसमें हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन कर चुके हैं, रूरल इकोनॉमी कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर चुके हैं, आर्मी एंड टैक्सेशन कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बात करता है कि कैसे आपका पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जाने के बाद आपका क्या आया, सेकंड अर्बनाइजेशन। यानी कि देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। आइडियली होना ये चाहिए था कि हड़प्पा के जाने के बाद यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद की जो सिविलाइजेशन आनी चाहिए थी ना, वो ऑटोमेटिकली अर्बन सिविलाइजेशन आना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन आने में ना आपका हमें तकरीबन 1500 ईयर्स लग गए थे, उसके बाद जाके आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन आया, ठीक है। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम में किस तरीके की पूरी इकोनॉमी थी, कैसा सिस्टम था, जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, हमने देखा था वहां का सिस्टम कैसा था, इकोनॉमी किस तरीके की थी, ट्रेड वगैरह करते थे, पॉटरी वगैरह का इस्तेमाल वो लोग करते थे, कैसे उनका जीवन चलता था पूरा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सिमिलरली वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन आया उस टाइम में कैसे लोगों का जीवन निकल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक आपके पढ़े, चाहे आर्मी एंड टैक्सेशन पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम में किस तरीके की आर्मी होने लग गई थी लोगों के पास, स्टैंडिंग आर्मी थी, टैक्सेशन सिस्टम था आपका, कैसे सेकेंड अर्बनाइजेशन आपका डेवलप हुआ, उसके सोर्सेज क्या क्या थे ये हमने डिस्कस किया था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था ये हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना आपका, देखो पहले क्या होता था ना, राजा है, राजा ने जो डिसीजन दे दिया किसी भी मैटर पे, अब वो डिसीजन इज लाइक पत्थर पे खींची हुई लकीर, उसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो काफ़ी जगहों में तो ये चीज़ पॉपुलर था कि ठीक है ये मोनार्की सिस्टम में चलता आ रहा है, राजा है, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको इनहेरिटेंस में पावर मिल गई है, तो इस तरीके से एक ही फैमिली के पास वो पावर जो है पास होती चली जाएगी, ठीक है। ये सिस्टम आपका है मोनार्की सिस्टम। अब हुआ क्या आपका, अब ये मोनार्की आपका मगध में, कोशाला में जो बड़े-बड़े आपके एम्पायर्स थे वहाँ फॉलो भी होते थे। लेकिन कई-कई जगहों पे ना हमें रिपब्लिक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिपब्लिक कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो आज की डेमोक्रेसी जिस तरीके की गवर्नमेंट आज फॉर्म होती है चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक कहने का मतलब आपका ये है कि जो पावर है ना वो किसी एक सिंगल राजा के पास नहीं थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जब ये मोनार्की सिस्टम आपका चल रहा था ना, तो राजा के डिसीजन के अगेंस्ट काफी लोग होते थे, काफी लोग उसके फेवर में भी होते थे। लेकिन कई बार क्या हुआ, अब एक इकोनॉमी है, जब एक जगह लोग रह रहे हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये डिवीजन आपका आ जाएगा, कुछ लोग आपके एलीट लोग कहला जाएंगे, अमीर हैं बहुत ज्यादा,
कुछ लोग आपके थोड़े नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग भी रह रहे हैं। तो अब जो एलीट क्लास के लोग हैं ना, उनको इस चीज़ से दिक्कत होती थी कि जो राजा है, वो अपना डिसीजन दे रहे हैं, हम लोग क्यों राजा की बात मान रहे हैं, ठीक है? तो इस चलते आपका रिपब्लिक्स डेवलप हुए, ठीक है? रिपब्लिक्स में यहाँ पे क्या होता था, एक राजा नहीं होता था, बल्कि कई राजा मिलके रूल किया करते थे, उसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक्स, ठीक है? अब ये रिपब्लिक सिस्टम आपका शाक्याज में था, लिच्छवीज में भी ये सिस्टम था, ठीक है? तो ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इधर आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपब्लिक्स। तो रिपब्लिक्स जो है ना आपके एंशिएंट इंडिया में ज्यादातर आपके ना ये इंडस बेसिन वाले एरियाज में और जो हिमालय के जो फुट हिल्स वाला एरिया था, ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला एरिया, वहां के कुछ कुछ रीजन्स में हम लोगों को जो रिपब्लिक्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? रिपब्लिक कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। इस चीज को ना आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना, इससे मत कंफ्यूज करना, ठीक है? बल्कि एंशिएंट रिपब्लिक का मतलब है कि पावर जो है ना वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी, पावर थोड़ी डिवाइडेड रहेगी एलीट लोगों के ग्रुप में, ठीक है? और इस सिस्टम को हम लोग ना ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है? ये टर्म आप लोग ध्यान रखना, क्या है ओलिगार्की? ओलिगार्की कहने का मतलब है कि जो पावर है आपका, वो कुछ एलीट लोगों के साथ कुछ एलीट ग्रुप में डिवाइड रहेगा, ठीक है? नाउ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रिपब्लिक्स थे मोस्टली आपके इंडस बेसिन में, ईस्टर्न यूपी और जो बिहार, जो आपका हिमालयाज के फुट हिल्स वाला एरिया है ना, वहां पे था। अब तो यहाँ पे क्यों था? क्योंकि यहाँ पे ना अभी भी आपका ट्राइबल कल्चर आपका ज्यादा स्ट्रांग था। लोग ना एक राजा का डोमिनेशन जो था ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। इस वजह से इन एरियाज में आपका रिपब्लिक्स थे, ठीक है? इसके बाद आ जाओ इधर, यही चीज यहाँ पे आपकी लिखी हुई है कि रिपब्लिक्स थे आपके इंडस बेसिन वाले एरिया में, ईस्टर्न यूपी में, बिहार में। और ये जो आइडिया था ना आपका, ये बेसिकली ट्राइबल इगैलिटेरियन ट्रेडिशन इधर से आया था। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल वैल्यूज मिलने चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सभी को हमें इक्वल वैल्यूज देने चाहिए, ठीक है? वो होता है आपका इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब कि इक्वालिटी वाली सोसाइटी, ठीक है? तो इसी वजह से इनका ये मानना था कि जो अथॉरिटी है ना वो किसी एक राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद है लिटरेरी एविडेंस। तो बेसिकली इस चीज का हमें क्या एविडेंस है हमारे पास कि रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट किया करते थे? तो पनीनी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो पनीनी ने भी ये चीज लिखी हुई है कि कई जगहों पे क्या था आपका, एकराज जनपद। एकराज जनपद का मतलब क्या है कि एक ही राजा होगा और उसी की प्रजा होगी, उसी का पूरा सिस्टम चलेगा, ठीक है? और कई जगहों पे आपका समघा यानी कि मल्टी रूरल जनपद भी एग्जिस्ट किया करता था, यानी कि कई सारे राजा मिलके सोसाइटी को चलाते थे, ठीक है? तो हर राज्य आपका मोनार्की पे बेस्ड नहीं था। ये चीज हमको पनीनी द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट में देखने को मिलता है, और हमको कई पाली टेक्स्ट में भी नॉन मोनार्कियल स्टेट्स का रेफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है? बुद्धिस्ट कई सारे पाली टेक्स्ट में ना शाक्यास का, लिच्छवीज का, इनका जिक्र था कि ये आपके नॉन मोनार्कियल स्टेट्स थे, ठीक है? तो इन दोनों से ही हमें ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि हाँ, राजा एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में, लेकिन कहीं कहीं पे आपके रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट किया करते थे। तो इस टाइम में जो सोसाइटी थी ना वो काइंड ऑफ मिक्स थी, ऐसा नहीं था कि एक ही तरीके का पूरा डोमिनेशन चल रहा है हर जगह पे, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नेचर ऑफ रिपब्लिकन पॉलिटी। अब जहाँ पे आपकी रिपब्लिक सोसाइटी थी, वहां का नेचर किस तरीके का था? तो रिपब्लिकन सोसाइटी में जो रियल पावर थी वो कुछ लोगों के हाथ में थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइबल ओलिगार्की, मासेस के पास, यानी कि सभी के पास नहीं था, लोगों के पास नहीं था, थोड़े से लोगों के पास था जो एलीट क्लास, एलीट ग्रुप से बिलोंग करते थे, और वही लोग उस ट्राइब को आगे चलाते थे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका रिपब्लिक्स लाइक शाक्याज एंड लिच्छवीज, यानी कि शाक्याज और लिच्छवीज आपके रिपब्लिक्स थे, ठीक है? ये जो आपका लिच्छवी है ना, लिच्छवी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ आपके 7,707 राजा थे, और सब राजा मिलके आपके असेंबली हॉल में बैठते थे, डिसीजंस लेते थे। यहाँ पे आपका ब्राह्मण्स का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है, कोई ऐसा नहीं है, डोमिनेंस नहीं दिखता है। और ये जो आपके रिपब्लिक्स थे ना, ये जो आपके 7,000 राजा है ना, ये सारे आपके सेम क्लैन को, यानी कि एक ही क्लैन को बिलोंग करेंगे, यानी कि सभी जैसे लिच्छवी के राजा है तो सब लिच्छवी क्लैन के ही होंगे, शाक्या के हैं तो सब आपके शाक्या क्लैन के ही होंगे, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है यहाँ पे, नहीं, बल्कि क्षत्रिय थे ये लोग ज्यादातर, ठीक है? तो बेसिकली ना सब लोग रूलर बन सकते थे, ना हर वर्ण को पावर मिलती थी यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ पॉलिटिकल पावर जो थी ना वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है? तो ये था। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सिटीजनशिप इन रिपब्लिक्स, यानी कि जहां पे आपकी रिपब्लिक सोसाइटी थी वहां पे सिटीजनशिप, यानी कि कौन लोग उस सोसाइटी के मेंबर बन सकते थे और कौन नहीं बन सकते थे, और क्या फायदा होता था सिटीजन्स का। देखो, मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आपके पास सिटीजनशिप है, यानी कि आप उधर से बिलोंग करते हो, तो आप असेंबली में बैठ सकते हो, राजा जो भी डिसीजन लेता है वो सुन सकते हो, समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और जो इतने सारे राजा हैं उनको चूज भी कर सकते हो, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो उस डिसीजन को, ठीक है? इन सभी चीजों
का आप जो है पार्ट रहोगे, ठीक है? तो इस वजह से सिटीजनशिप जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम में। तो पोस्ट मौर्यन टाइम में ना आपका जो रिपब्लिक्स थे आपके मालवास हो गए, शूद्रकास हो गए, यहाँ पे जो क्षत्रिय और ब्राह्मण्स थे ना उनको सिटीजनशिप बड़े आराम से मिल जाती थी, वो सिटीजन्स थे। लेकिन जो आपके स्लेव्स और हायर्ड लेबर्स थे ना उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था इस चीज से, ठीक है? इसके बाद इंडस बेसिन पे आपका 20 रिवर के पास पंजाब के रीजन में जो रिपब्लिक्स एग्जिस्ट किया करते थे ना, वहां पे ये रूल था कि वही मेंबर बन सकता है उस रिपब्लिक का जो एटलीस्ट स्टेट को कम से कम एक एलिफेंट दे सके। समझ में आया? अब एक एलिफेंट यानी कि बहुत महंगा है वो एलिफेंट, तो यानी कि सिर्फ आपके बहुत रिच और पावरफुल लोग ही हैं जो सिटीजनशिप को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? ये था आपका। तो ये दिखाता है एक ओलिगार्किक नेचर, वेल्थ बेस्ड नेचर था। जिसके पास पैसे हैं वही सिटीजन बन पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है? इसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता था? तो बहुत सिंपल था। मेन ऑफिशियल्स आपके राजा होते थे, फिर उप राजा हो गया, वाइस किंग कहते हैं इसको, सेनापति, कमांडर, भंगगरिका, ये आपके ट्रेजरर जो आपके जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट हो रहा है, जो भी ऑफिसर उसको देख रहा है वो, ठीक है? तो ये था। अब कुछ रिटन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ना जो आपके लिच्छवी के जो भी रिपब्लिक थे ना, वहां पे 7 कोर्ट थे, ठीक है? लेकिन कहीं कहीं इस चीज को ना काफी ज्यादा एग्जैजरेटेड भी माना जाता है। इसके बाद है आपका वर्किंग ऑफ द रिपब्लिक्स। इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। देखो, बुद्धा के टाइम पे ज्यादातर जो राज्य थे आपके वो मोनार्कीज थे, पर कुछ राज्य में आपके रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है? जैसे कि शाक्य और लिच्छवी हमने देखा। तो यहाँ जो सिस्टम चल रहा था ना वो राजा सेंट्रिक सिस्टम नहीं था रिपब्लिक्स में, बल्कि थोड़ा असेंबली सेंट्रिक सिस्टम था कि क्या लोग चाह रहे हैं, असेंबली में किस तरीके के लोग हैं, क्या चीज है, वो सारी चीजें, ठीक है? तो रिपब्लिक्स आपके चलते कैसे थे? तो राजा की जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होती थी, वो जो असेंबली के मेंबर्स होते थे ना वो सिलेक्ट करते थे, ठीक है? और वो ही अकाउंटेबल थे। तो राजा आपका कोई परमानेंट बॉस नहीं था, बल्कि जो असेंबली है ना वो आपका रियल पावर सेंटर था, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट्स वर रूल्ड बाय पर्संस रिस्पांसिबल टू असेंबलीज, नॉट हेरिडिटरी मोनार्क्स। तो राजा ही नहीं है जो चला रहा है, और राजा की पोजीशन ऐसे हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, ठीक है? नाउ असेंबलीज ही आपकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया करती थी, वॉर को लेके, पीस को लेके, टैक्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ये सारी चीजें, इन सब पे डिसीजन लेने का अल्टीमेट पावर असेंबली के पास था, ठीक है? असेंबली के बिना आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है? ये था। तो पॉलिटिकल पावर आपका अनइक्वल था, अकाउंटेबिलिटी जो थी वो असेंबली के ऊपर एग्जिस्ट किया करती थी। देखो, पॉलिटिकल पावर अनइक्वल इसलिए है क्योंकि सिर्फ कुछ रूलिंग क्लास के एलिट्स ही हैं जो उस असेंबली को चला रहे हैं, ठीक है? सिटीजन्स कौन है? जो अमीर लोग हैं, राइट? तो वही लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, और जो कॉमन लोग हैं वो असेंबली का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो ये था। तो जो आपका रिपब्लिकन ट्रेडिशन था ना इंडिया में, वो बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है, बुद्धा के टाइम से ही, ठीक है? तो ये था आपका वर्किंग ऑफ द रिपब्लिक्स। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। मोनार्की और रिपब्लिक के बीच में मेजर डिफरेंस। तो नेचर ऑफ रूल, यहाँ पे वन मैन रूल, राजा ने जो बोल दिया वही होगा। यहाँ पे मैनी मैन रूल, यानी कि मतलब असेंबली के जितने भी 7,000 10,000 जितने राजा हैं, जितने लोग हैं, वो जो डिसीजन लेंगे अल्टीमेटली वही होगा, ठीक है? रेवेन्यू, यहाँ पे किंग था जो उस रेवेन्यू का हकदार था, किंग ही डिसाइड करता था उस रेवेन्यू का क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे ओलिगार्की सोसाइटी थी, तो ऐसा नहीं होता था, हर कोई राजा क्लेम करता था, और हर सब राजाओं में जितने भी असेंबली के मेंबर थे ना, वो उनका इक्वल हक था उस रेवेन्यू पे, ठीक है? फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेंट्रलाइज था, यानी कि पावर किसी एक के हाथ में ही है। यहाँ पे हर एक राजा के पास पावर है, ठीक है? नाउ आर्मी, यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी थी। यहाँ पे क्या था, जैसे 7,000 राजा है ना, तो ये सभी राजा अपनी स्मॉल आर्मी एक मेंटेन रखेंगे अपने पास, ठीक है? ये सिस्टम था। ब्राह्मण्स यहाँ पे हाईली इन्फ्लुएंशियल थे। यहाँ पे कोई ऐसा अर्ली जो रिपब्लिक सोसाइटी थी ना उसमें ब्राह्मण्स का ऐसा कोई रोल नहीं था, ज्यादातर आपके क्षत्रिय होते थे, ठीक है? तीसरा आपका असेंबलीज यहाँ पे एब्सेंट था, और यहाँ पे था असेंबली ही था। मेन पावर असेंबली के पास ही थी, असेंबली ही था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि लिच्छवी रिपब्लिक में ऑलमोस्ट आपके 7,707 राजा थे जिन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है बना रखा था, ठीक है? नाउ इसके बाद आ जाओ डिक्लाइन ऑफ द रिपब्लिकन ट्रेडिशन। अब ये जो रिपब्लिक्स है इनका डिक्लाइन कब से शुरू हुआ? तो रिपब्लिकन ट्रेडिशन आपके मौर्य जब आ गए ना मगध में, उसके बाद आपके रिपब्लिक ट्रेडिशन ऑटोमेटिकली वीक होते चले गए, क्योंकि आपको पता है एक टाइम के बाद आके मौर्यंस ने बहुत बड़ी टेरिटरी जो है एक्वायर कर ली थी, बहुत दूर तक उन्होंने, इंडिया आपका हो गया, पाकिस्तान का कुछ एरिया हो गया, बांग्लादेश का कुछ एरिया, चाइना का कुछ एरिया, नेपाल ऑलमोस्ट पूरा उनके कब्जे में। तो बहुत ही बड़ा स्प्रेड जो था ना आपका मगध का हो गया था मौर्यन पीरियड के टाइम में, ठीक है? को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आराम से। इसके बाद है आपका इवन बिफोर मौर्यंस, मौर्यन से पहले भी आपकी मोनार्कीज जो है स्ट्रॉन्ग थी रिपब्लिक से, ठीक है? मोनार्कीज ज्यादा फैली हुई थी, लेकिन रिपब्लिक्स भी कोएग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है? और जो आपके एंशियंट थिंकर्स है ना उनका ये मानना है कि किंगशिप यानी कि
अगर कोई राजा है, कहीं पे किंगशिप है, तो वो नेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप बन जाएगा। उनके लिए स्टेट का मतलब है राजा, सरकार और किंगशिप, और इसी वजह से वो लोग रिपब्लिक्स को थोड़ा सा एबनॉर्मल, टेम्परेरी इस नेचर का मानते थे। तो इस वजह से एंशियंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग ना, जो किंगशिप है, जहाँ पे राजा है, वहीं पे एक मतलब पूरी टेरिटरी वो संभाल सकता है, वही पूरा स्टेट जो है चला सकता है। रिपब्लिक्स थोड़े से वीक पड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, इनका ये मानना था। तो जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे किंगशिप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर देखो, जो आपके लोग हैं और जो आपके थिंकर्स हैं, दोनों ही राजा को ना नेचुरल समझने लग गए हैं कि राजा तो हो गई, अगर कोई स्टेट है तो एक राजा तो हो गई। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये मेंटालिटी आपका रिपब्लिक्स की थ्योरी को, रिपब्लिक्स को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे अर्ली आइडियाज ऑन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो आपके स्टेट का फॉर्मेशन है वो कैसे शुरू हुआ, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखो, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दिगा निकाया, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपका स्टेट फॉर्म हुआ था, ठीक है। स्टेट्स के ओरिजिन का जो एक्सप्लेनेशन है ना, इन्होंने दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे नॉन डिवाइन एक्सप्लेनेशन है, यानी कि गॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कैसे नेचुरल तरीके से हुआ उस चीज को है। तो सबसे पहले तो है स्टेप वन, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड हैप्पीली, यानी कि लोग पहले सिंपल लाइफ जीते थे, पीसफुली रहते थे, कोई वॉर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, ठीक है। स्टेप टू है इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली लाइफ लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अब आ गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली सिस्टम, इसके चलते लोगों में आ गया ग्रीड, थेफ्ट, वायलेंस, डिस्प्यूट, ठीक है। तो इनके चलते अब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, लोगों में आपस में लड़ाइयां होने लग गई। तीसरा है पीपल इलेक्टेड अ चीफ टू मेंटेन ऑर्डर, और लोगों ने इस लड़ाई से छुटकारा पाने के लिए एक चीफ को इलेक्ट किया ताकि ये लड़ाइयां ना हो, ठीक है। तो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक लीडर चाहिए जो हमारा ये जो ऑर्डर है, पीस है, वो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो लोगों ने एक आपका चीफ इलेक्ट किया। फिर है आपका स्टेप फोर, इन रिटर्न पीपल पेड अ पोर्शन ऑफ पेडी, और वो चीफ जो है वो अपनी पोजीशन पे बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर को संभालता रहे, लोगों ने अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा उसको देना शुरू कर दिया एज अ पेमेंट, ठीक है, जिसको हम लोगों ने टैक्स का नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप फाइव, द चीफ बिकेम द किंग गिविंग राइज टू द स्टेट, और चीफ जो था वो धीरे धीरे किंग बन गया। किंग बन गया तो टैक्स आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और जो ऑर्डर था कि उसको पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, अब वो स्टेट में कन्वर्ट हो गया कि उसको एक पूरा स्टेट चलाना है, ठीक है। और इसी प्रोसेस से आपका स्टेट्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपकी बताती है कि किस तरीके से आपका पहले नॉर्मल लाइफ थी, फिर लोगों के अंदर डिजायर आया, डिजायर आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से एक आदमी को चुना गया, वो आदमी पावर में थोड़ा आ गया, उसके पास टैक्सेस वगैरह आने लगे, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं, पहले 10 लोगों का लीडर था, अब मैं 100 लोगों का लीडर बन जाऊं। तो वो 100 लोगों का लीडर बना। फिर उसने देखा कि अगर मैं 100 लोगों का लीडर हूँ, मेरे पास सिर्फ इतनी इतना ही स्पेस है, इतनी ही टेरिटरी है, लेकिन बगल में जो है उसके पास इतनी टेरिटरी है, तो मुझे उसकी टेरिटरी भी चाहिए। तो इस तरीके से आपका टेरिटरी यानी कि स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये था पूरा आपका रिपब्लिक्स को लेके, कैसे आपका रिपब्लिक्स डेवलप हुए, कैसे डिक्लाइन हुए, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद है हमारा सोशल ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेशन, इसको हम लोग करेंगे पार्ट 5 नेक्स्ट पार्ट में कवर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 5 है, ठीक है। इससे पहले 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 17 के कर चुके हैं, और ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में समझा था सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में। सेकंड अर्बनाइजेशन मतलब कैसे आपका पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन आया। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब आपकी डिक्लाइन हो गई ना, उसके बाद आपका जो सेकंड अर्बनाइजेशन, जो मतलब जो सेकंड आपका अर्बन सिविलाइजेशन है ना, उसको आने में आपका लगभग 1500 साल तक लग गए थे, ठीक है। तो वो आपका कैसे आया, कैसे बैकग्राउंड रहा, क्या हमको एविडेंसेस मिले जिनसे हमको पता लगा कि कैसे आपका ये सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ है, कौन कौन से सोर्सेस थे, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपका जब सेकंड अर्बनाइजेशन था, उस टाइम की रूरल इकोनॉमी किस तरीके की थी, ठीक है। इसके क्या क्या एविडेंसेस हमको मिले हैं, कहाँ से हमको ये पता चला है, कैसे पता चला है, ये हमने पढ़ा था। फिर उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके का था, ये हमने डिस्कस किया था। फिर आर्मी एंड टैक्सेशन, कैसे आपकी एक स्टैंडिंग आर्मी आ गई थी, टैक्स सिस्टम आ गया था, जिस वजह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, ठीक है।
इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट, यानी कि कुछ जगहों पे आपके भले ही मोनार्की था, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा है जो पूरी एक स्टेट को चलाएगा, कैसे आपके स्टेट फॉर्म हुए ये भी हमने डिस्कस किया था इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो था ही, लेकिन कहीं कहीं पे आपकी रिपब्लिक सोसाइटी भी एग्जिस्ट किया करती थी, ये भी हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग करने वाले हैं सोशल ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेशन के बारे में, और दूसरा आपका कंक्लूजन। तो बेसिकली उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, जैसे आपको पता है वर्ण सिस्टम वगैरह काफी ज्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम में, चल रखा था। वैसे ही क्या शुरू से ही ये सब था, कैसे ये सब कुछ आया आपका, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि सेकंड अर्बनाइजेशन, जब आपका सेकंड टाइम अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बन सोसाइटी आई, तो उस टाइम में सोशल ऑर्डर किस तरीके का था और लेजिस्लेशन कानून किस तरीके के थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है आपका इमर्जेंस ऑफ वर्ण बेस्ड सोशल ऑर्डर। तो देखो, पहले क्या था, पहले ना लोग पहले तो नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, इधर-उधर घूम रहे थे, तो फिर लोगों को कास्ट वगैरह का क्या ही पता चलेगा। फिर उसके बाद लोगों ने जब सेटलमेंट की तरफ लोग गए, सेटल होने लग गए एक जगह पे, ठीक है? तो लोगों की आइडेंटिटी ना उस जगह से बनने लग गई थी। अब इस जगह में एक एक्स नाम के लोग रहते हैं, ठीक है? एक्स क्लैन के लोग रहते हैं। तो ये लोग मानते थे हम लोग एक्स क्लैन से बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप ये हो, इस तरीके का कुछ रूल नहीं था। यहाँ पे लोग आपके ट्राइब में रह रहे हैं, क्लैन में रह रहे हैं, तो वो आपके एक्स ट्राइब को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल्स होते थे नॉर्मल, आपके जो ट्राइबल कस्टम है वो सारे मेंबर्स इक्वल हैं, कोई स्ट्रिक्ट आपका कास्ट या वर्ण सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी ट्राइब की जो परंपरा होगी, जो भी एल्डर्स का डिसीजन होगा, जो भी कस्टम्स होंगे, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था, अब कोई ऐसे रिटन लॉ नहीं थे, नॉर्मल जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं वही कस्टम आप फॉलो करोगे। तो ये था ट्राइब को लेकर, अब एक ट्राइब यहाँ है, एक ट्राइब यहाँ होगी, एक ट्राइब यहाँ होगी, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका हुआ क्या, धीरे-धीरे सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करने लग गए हम लोग, एग्रीकल्चर आपका एक्सपैंड होने लग गया। फिर एग्रीकल्चर एक्सपैंड होने लग गया तो एक जगह एकदम ठहर गए। पहले क्या था, ये जो ट्राइब आपका चल रहा था ना, ये ट्राइब आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती थी, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर चले गए, कभी कहीं और चले गए। तो सारे लोग एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब मूव कर रहे हैं, तो जगह से अभी इतना लगाव नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो जाएगा ना, लोग एक जगह पे रहने लग जाएँगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। अब एक जगह रह रहे हैं यानी कि उनको खेती करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोडक्शन था, वो जो पहले सिर्फ जैसे 4 लोग हैं किसी फैमिली में, तो वो चारों के लिए ही हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे आयरन आया, टूल्स आए, वैसे वैसे लोगों ने जगह जो है वो अपनी एक्सपैंड करने लग गए लोग, ठीक है। अब जगह एक्सपैंड कर लिया है, यानी कि अब क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पाओगे, सरप्लस में प्रोडक्शन होगा। सरप्लस में प्रोडक्शन होगा, अब हमने एक इंसान को चीफ भी बना दिया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो हम उसको, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा, इसलिए उसको टैक्स भी भर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा स्टेट डेवलप हुआ। तो बेसिकली अब जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होता चला गया, वैसे वैसे सोसाइटी को और कंट्रोल चाहिए और ऑर्डर चाहिए। इसीलिए अब जो रूल्स आने लग गए ना, वो रूल्स आपके अब रिटन फॉर्म में होने लग गए थे, ठीक है। तो सारे रूल्स आपके रिटन फॉर्म में होने लग गए। अब लोग एक जगह रह रहे हैं, तो यहाँ से अब आपकी जो इनइक्वालिटी है ना, वो स्टार्ट हो गई, सोसाइटी आपकी टूटनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो सोसाइटी आपकी 4 वर्ण में डिवाइड हो गई, और ये 4 वर्ण आपके शुरू में कैसे स्टार्ट कैसे हुए थे, शुरू में लोग जो काम करते थे ना, उसके बेसिस पे लोगों का जो कास्ट था ना, वो डिसाइड कर दिया जाता था, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके आपके 4 टुकड़ों में टूट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरीके से क्लासेस आपकी डिवाइड हो गई। और ये जो डिवीजन था ना, ये बर्थ बेस्ड हो गया कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, अब आप उसी जाति के माने जाओगे आप, ठीक है। ब्राह्मण हो तो प्रीस्ट या टीचर बनोगे आप, क्षत्रिय हो तो आप वॉरियर बनोगे, रूलर बनोगे, वैश्य हो तो आप ट्रेडर बनोगे, फार्मर बनोगे, शूद्र हो तो आप सर्विस क्लास में हो, लेबर क्लास में हो आप, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। तो वही है यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ वर्ण बेस्ड सोशल ऑर्डर। तो पहले अर्ली सोसाइटी कैसी थी, ट्राइबल लॉ पे चलती थी, ट्राइबल था पूरा उनका स्ट्रक्चर, कोई क्लास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ डिस्टिंक्शन ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बुद्धा का जब टाइम आया ना, तो सोसाइटी जो थी वो 4 वर्ण में डिवाइड हो गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे जो पहले आपकी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी ना, वो अब टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है आपका राइज ऑफ लीगल सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया पूरा, कि जब आपका सोसाइटी बड़ी हो गई, लोग एक जगह सेटल रहने लग गए, कैसे चीफ आया, कैसे हमने उसको टैक्स देना शुरू किया। तो यहाँ से अब जो लॉज होंगे ना, वो आपके रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। कि अब जो भी चीजें होंगी उनको लिख के बताया जाएगा, ठीक है। जो भी लॉज होंगे, जो भी कंट्रोल होगा, सारे रूल्स अब आपके हमें रिटन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो लीगल सिस्टम आपका, जुडिशियल सिस्टम, ये ओरिजिनेट होने लग गया इस पीरियड में आते आते। इसके बाद आपका है
धर्म सूत्र, जिसको हम लोग धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ये आपके एंशिएंट लॉ बुक्स हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसमें लिखा हुआ है कि हर वर्ण की क्या ड्यूटी होंगी, क्या राइट्स होंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में बिलोंग करते हो और आपने किसी का मर्डर कर दिया है, जैसे कोई ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण ने किसी का मर्डर कर दिया है और किसी शूद्र ने किसी का मर्डर कर दिया है, भले ही आप दोनों ने सेम क्राइम कमिट किया है, लेकिन दोनों क्योंकि अलग-अलग वर्ण को बिलोंग करते हो, तो अलग-अलग पनिशमेंट्स दोनों को मिलेंगी। जो ब्राह्मण है उसको थोड़ी लीनिएंट पनिशमेंट मिलेगी, जो शूद्र है उसको एक्सट्रीम पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीजें भी आपकी इसी में लिखी हुई है, ड्यूटीज लिखी हुई है, यहाँ पे रूल ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, क्राइम करने पे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये सारी आपके सिविल और जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो डायरेक्टली आपका इसमें लिखा हुआ था, जो कि वर्ण बेस्ड सिस्टम पे था, ठीक है। कौन किस वर्ण से बिलोंग करता है पहले हमें ये जानना है, बाद में हम क्राइम देखेंगे। तो ये सीन था। तो बेसिकली आपका लॉ जो था वो वर्ण बेस्ड था। जो हायर वर्ण में बिलोंग करता है वो प्योर माना जाएगा, उसने कोई गलती भी कर दी है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे प्योर है जो आपके ब्राह्मण्स है, उनके हाईएस्ट मॉरल कंडक्ट है, ये सारी चीजें। और जो आपके लोअर वर्ण है वो इम्प्योर है, जो शूद्र है उनको सबसे नीचे माना जाता था। तो उन पे तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, ठीक है। तो जितनी आपकी हाई वर्ण है उतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, जितना लो वर्ण से आप बिलोंग करते हो उतना ज्यादा आप पे ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये था। इसके बाद है यहाँ पे पोजीशन ऑफ शूद्र। शूद्र की क्या हालत थी, तो बहुत ही बुरी हालत थी उनकी। वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप थे ये। इनके लिए हमेशा लॉस जो है वो चेंज होते रहते थे। कोई इनको प्रोटेक्शन नहीं था किसी भी चीज से। कोर्ट में अगर वो है तो उनकी कम वैल्यू होती थी। विटनेस अगर वो है किसी, मान लो कि कोई क्राइम उन्होंने किसी को करते हुए देखा है, वो विटनेस है, तो उनको विटनेस के रूप में भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, ठीक है। सबसे लोएस्ट पोजीशन थी। अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी इस टाइम पे, कि आपको छूना नहीं है किसी दूसरे को, मतलब शूद्र को स्पेशली रेस्ट्रिक्शन था। आप मंदिर नहीं जा सकते, इस कुएं का पानी नहीं पी सकते आप। इस तरीके की चीजें थी सोसाइटी में, वो डेवलप होने लग गई थी, ठीक है। तो यही था, इनको रिलीजियस राइट्स नहीं मिलते थे। जो आपका उपनयन है, जो आपका सेक्रेड थ्रेड्स जो पहनते थे ब्राह्मण्स, वो इनको अलाउड नहीं था पहनना। इनको लीगल और सोशल प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी। कोई जैसे आपका राजा का पूरा कोर्ट है, पूरा ऑफिस है, वहां पे किसी हाई पोजीशन पे आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्यूपेशन वाइज इनके पास स्लेव, आर्टिसंस और एग्रीकल्चर लेबर्स, यही तीन ऑप्शन बचते हैं जो इनको करने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है, आ जाओ लीगल डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सीन ये था कि अगर कोई क्राइम शूद्र ने जैसे किसी ब्राह्मण को मार दिया, तो उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसने अपने से हाई वर्ण वाले लोग को अफेक्ट किया है। लेकिन अगर शूद्र ने किसी शूद्र को ही मार दिया, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे पनिशमेंट लाइट होगी, ठीक है। लेकिन पनिशमेंट उनको बहुत ज्यादा सीवियर मिलती थी। इसके बाद है आपका आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, अब ये जो इनइक्वालिटी चल रही है इन लोगों के साथ, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये है, जो आपके लॉ गिवर्स थे, जिन्होंने ये लॉ बनाया, उन्होंने ना एक मिथ स्प्रेड कर दिया है कि ब्राह्मण्स जो है ना, वो जो गॉड है उनके माउथ से निकले हैं, क्षत्रिय आर्म्स से निकले हैं, वैश्यास थाइस से निकले और शूद्र फीट से निकले हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी उनके साथ हो रही है। ये इनइक्वालिटी उनके साथ डिवाइन पावर, यानी कि भगवान ने ही करके भेजा है। इस वजह से हम लोग शूद्र के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये एक वैसा मिथ प्रोपेगेट कर दिया था उस टाइम के लोगों ने। तो इस वजह से अब ये जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो हायर वर्ण वाले लोग थे, शूद्र के कांटेक्ट में नहीं आते थे, ठीक है। जो जैसे आप होता है ना, अपने से बड़ों के पैर छूते हो, तो ऐसे कोई मतलब ब्राह्मण या कोई भी मतलब बड़ा आदमी शूद्र से अपने पैर भी नहीं छुवाता था। इंटरवर्ण मैरिज शूद्र के साथ तो बिल्कुल प्रोहाइबिटेड थी। किसी शूद्र के साथ आप शादी कर ही नहीं सकते हो अगर आप किसी अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड शूद्र। नाउ जैनिज्म और बुद्धिज्म ने क्या बदल दिया है इस चीज को लेके, तो देखो, दोनों जो आपके रिलीजियस थे ग्रुप, आपके जैनिज्म बुद्धिज्म, ये दोनों ही वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। लेकिन ये लोग सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाए थे, ठीक है। पॉजिटिव बात ये है कि जो आपके शूद्र थे वो भी मॉन्क्स बन सकते थे। नेगेटिव बात ये है कि सोसाइटी में उनकी पोजीशन आपकी सेम नहीं थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बुद्धा है, बुद्धा में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो हाउस होल्डर्स है, ये सभी उनके असेंबलीज का पार्ट थे, ठीक है। लेकिन शूद्र का जिक्र आप नहीं देखोगे कि शूद्र किसी असेंबली का पार्ट है उनके। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो ही रहा था, शूद्र के साथ, ठीक है। अगर शूद्र आपके ऐसे किसी मोनेस्टिक का पार्ट होते भी थे आपके बुद्धिज्म में या जैनिज्म में, तो उनको ना वहां पे भी उनका जो सोशल स्टेटस था ना, काफी नीचे मिलता था उनको, ठीक है। अब इसका एविडेंस हमको देखने को मिलता है पाली टेक्स्ट में। पाली टेक्स्ट में ये चीज है कि बुद्ध ने विजिट किया था असेंबलीज ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड गृहपति, जो आपके हाउस होल्डर्स होते हैं। लेकिन शूद्र का जिक्र यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद है आपका लो कास्ट एंड डिस्पाइज्ड ऑक्यूपेशन। नाउ पाली टेक्स्ट में ना आपका शूद्र, जो आपके चंडालाज हैं, जो लो क्राफ्ट्स वाले लोग हैं, इनको ना
हिना कहा जाता था, यानी कि इंफीरियर, डेस्पिकेबल, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा नीचे हैं ये लोग। तो हमें रिलीजियस टेक्स्ट में भी ना सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपके ब्राह्मण एंड क्षत्रिय को उत्तम यानी कि बेस्ट कास्ट माना जाता था, और शूद्र को सबसे वर्स्ट कास्ट माना जाता था, ठीक है। इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि अब जो जस्टिस का काम कैसे चलता था, जस्टिस कैसे देते थे। तो सिविल और जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो रॉयल एजेंट्स, जो आपके किंग के जो एजेंट होते थे ना, जजेस हो गए या जो भी आपके ऑफिशियल्स हो गए, वो डिसाइड करते थे, ठीक है। और ये कुछ आपकी कॉमन पनिशमेंट थी, जैसे कि स्कॉर्जिंग, यानी कि कोड़े मारना, किसी को किसी ने कुछ कर दिया तो चाबुक से एकदम बहुत तेज मारना उनको। बी हेडिंग, सिर कटवा देना, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम पनिशमेंट है ये। टेयरिंग आउट ऑफ द टंग, जीभ कटवा दी किसी की, किसी ने किसी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया हो, कुछ ऐसा हो तो, ठीक है। तो बेसिकली जस्टिस जो था ना, ज्यादातर आपका रिवेंज प्रिंसिपल पे बेस्ड था, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ, ठीक है। इस चीज पे काम होता था, किसी जिसने जिसका जो नुकसान किया उसको वही पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वैदिक ट्राइबल ग्रुप्स। तो जो आपके ब्राह्मणिकल लॉ थे ना, वो काफी ज्यादा रिजिड थे, ठीक है। जो वैदिक सोसाइटी में ब्राह्मणिकल लॉ के अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती थी आपकी, लेकिन जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, उनको भी इग्नोर नहीं किया गया। जो आपके नॉन वैदिक ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके कस्टम्स को भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया गया। ट्राइबल्स को आपके फेक ओरिजिन्स दे दिए गए, वर्ण सिस्टम में ऑब्जॉर्व कर लिया गया, उनको ना अपने कस्टम्स फॉलो करने दिए गए, ठीक है। आप ब्राह्मण हो लेकिन आप ये कस्टम फॉलो कर सकते हो, आप इसी सोसाइटी का पार्ट हो लेकिन आप ये कस्टम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज ने ना, जो आपका ब्राह्मणिकल ऑर्डर था ना, उसको एक्सपैंड कर दिया और सोशल कंट्रोल ला दिया उनके ऊपर। लेकिन इस चीज का कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। आप ये नहीं देखोगे कि आपके वर्ण सिस्टम में जो लोग हैं और जो ट्राइबल सोसाइटी वाले लोग हैं, इनके बीच में कोई रिवोल्ट हुआ नहीं। इवेंचुअली उनको भी वर्ण सिस्टम का पार्ट जो है वो बना लिया गया, ठीक है। तो ये था, तो जो भी आपकी जो इंडिजिनियस ट्राइब्स थी, उनको ग्रेजुअली अब्सॉर्ब कर लिया गया वर्ण सिस्टम में। उनको कुछ कुछ आपके सोशल ओरिजिन, फेक स्टोरीज बता दी गई कि आपका ओरिजिन यहीं से था, ये है वो है, इस तरीके से। और उनको उनके कस्टम्स फॉलो करने दिए गए, तो इवेंचुअली वो आपके वर्ण सिस्टम का ही पार्ट बन गए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सोशल ऑर्डर को लेके कि किस तरीके की सोसाइटी थी, और कैसे हमने देखा कि अब वर्ण सिस्टम के बिहाफ पे लोगों के साथ पूरा व्यवहार जो है वो तय होता था। अगर आप अपर वर्ण के हो तो बहुत अच्छा व्यवहार है, लोअर वर्ण के हो तो बहुत वर्स्ट व्यवहार है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया था, क्योंकि डिवाइन पावर के फीट से आप लोग आए हो, ओरिजिन हुआ है आपका, इस वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। तो ये मिथ स्प्रेड कर दिया गया था, ठीक है। नाउ कंक्लूजन क्या है इसका, तो आपका 5th-6th सेंचुरी बीसी में ना, आपका ये जो पीरियड था ना, ये आपका ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का एक दो टाइम था ये। साथ ही जो आपके मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन है ना, उसका फाउंडेशन जो है ना, वो इसी पीरियड ने रखा, ठीक है। तो आपके जो गौतम बुद्धा थे, वो कहाँ कहाँ रहे थे, वो ज्यादातर आपके मिड गैंगेटिक जो सिटीज है वहां रहे थे, राजगीर, वैशाली, आपका कौशाम्बी वगैरह, इन एरियाज में, ठीक है। और रेनी सीजन के टाइम में ये क्या करते थे, रेस्ट करते थे, लेकिन रेनी सीजन के अलावा ये ट्रैवल करते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के ही जाते थे, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकली हमें जो एविडेंसेस मिले ना इन सिटीज के, उन एविडेंस के अकॉर्डिंग ये जो सिटीज है जिनका भी जिक्र आप सुन रहे हो अभी कि बुद्धा आपके राजगीर में रहे थे, वैशाली में रहे थे या कौशाम्बी में रहे थे, ये सिटीज आपका 5th सेंचुरी बीसी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। इसी वजह से आपके जो हिस्टोरियंस है ना, वो ये चीज कंक्लूड करते हैं कि जो बुद्ध का पीरियड था ना, वो आपका 5th सेंचुरी बीसी का था, ठीक है। तो बेसिकली बुद्ध आपके अर्ली 5th सेंचुरी बीसी और लेट 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। और ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास, जो इस थ्योरी को कंफर्म करते हैं, ठीक है, कि हाँ, ये जो सिटीज हैं आपके, वो इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, जिन सिटीज का जिक्र हमको टेक्स्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियड। तो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड ने ना हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को काफी ज्यादा शेप किया है। कैसे शेप किया है, तो पॉलिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज, सोसाइटी वाइज, इस पीरियड से एक तरीके से आप मान लो प्रॉपर शेप मिल गया है कि सोसाइटी किस तरीके की आगे चलेगी। जैसे आज डेमोक्रेसी है, आज हमें पता है कि अच्छा पीएम है, प्रेसिडेंट है, इस तरीके से सोसाइटी आगे काम कर रही है। सिमिलरली ये जो फाउंडेशन है कि अब राजा आएंगे, राजा प्रजा चलाएंगे, अब एक राजा चला गया, दूसरा राजा आएगा, फिर तीसरा राजा आएगा, तो जो शेप है ना कि सोसाइटी एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, टैक्स कलेक्ट होगा, ये क्राइम करने पे ये सजा मिलेगी, ये जो प्रॉपर शेप है ना, ये शेप इसी पीरियड ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। इससे पहले क्या था, ट्राइबल था, स्कैटर्ड था, इनफॉर्मल था सब कुछ। अब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा और स्टेट बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा कि इस पीरियड को ना हम लोग मानते हैं कि इसने रियल शेप किया है हमारे एंशिएंट इंडिया को, ठीक है। इसने फाउंडेशन रखी है टेरिटोरियल स्टेट्स की, अर्बन इकोनॉमी की, स्ट्रक्चर्ड सोशल ऑर्डर की। और बेसिकली इस टाइम पीरियड से हम लोग मानते हैं कि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वो प्रॉपरली आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद है आपका एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता ही है आयरन के टूल्स आ गए थे, आयरन के टूल्स के आने की वजह से फॉरेस्ट लोग क्लियर करने लग गए थे, फॉरेस्ट क्लियर करने लग गए तो आपके पास ज्यादा लैंड है, आप ज्यादा कल्टीवेट कर पाओगे, ज्यादा कल्टीवेट कर पाओगे, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन रहेगा वो सरप्लस प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिला, आयरन के टूल्स, पेडी ट्रांसप्लांटेशन, ये मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करने लग गए, जिस वजह से राइस का कल्टीवेशन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले एरिया में, ठीक है। नाउ इसका इफेक्ट ये हुआ कि आपने एक पूरा मतलब फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी क्रिएट कर दी थी, ठीक है, एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। और आपके ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कहाँ पे थे, ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले एरिया में। यहाँ पे आपको ज्यादातर ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता था, तो आपका जो एग्रीकल्चर सरप्लस है ना वो अब शुरू हो गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्योंकि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो आप अब ट्रेड करोगे, जिनके पास नहीं है वो चीजें उनके पास वो चीजें पहुंचाओगे, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो अब एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से आपके पास मेटल मनी आ जाएगा, पंच मार्क कॉइन्स, ट्रेड बढ़ने लग जाएगा, इंडस्ट्री बढ़ने लग जाएगी, टाउन्स का ग्रोथ होने लग जाएगा और इवेंचुअली आपके अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, रेगुलर टैक्सेशन आएगा, यानी कि आप किसानों से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और उस टैक्स का आप यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उसको, आर्मी रखी है आपने, ठीक है, लोग रखे हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद है आपका राइज ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली अब आपके पास एक स्टेबल रेवेन्यू है, एक लार्ज टेरिटोरियल स्टेट है। तो ये चीज क्यों हो पाई है, क्योंकि आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रेगुलर टैक्सेस मिल रहे हैं आपको, जिस वजह से आप स्टैंडिंग आर्मी रख पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपकी बढ़िया चल पा रही है और अर्बन पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया एकदम डेवलप हो रही है, ठीक है। इसके बाद है आपका कंसोलिडेशन ऑफ द वर्ण ऑर्डर। अब बात यहाँ पे ये है कि जैसे आपकी नई पॉलिटी बन गई है, सब कुछ बन गया है, ठीक है, तो वर्ण सिस्टम आपका फॉर्मलाइज हो गया। फॉर्मलाइज मतलब क्या, कि अब ये जो इतना बड़ा स्टेट है ना, ये काम कैसे करेगा, चलेगा कैसे, तो वो वर्ण सिस्टम के हिसाब से चलेगा। जो जिस कैटेगरी का है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्या है, शूद्रा है, उनको उसी कैटेगरी के हिसाब से काम करने पड़ेंगे। क्षत्रिय है तो वो रूलर होंगे या वॉरियर होंगे, आपकी आर्मी में होंगे वो, ब्राह्मण्स है तो प्रीस्ट या तो टीचर होंगे, वैश्यास है तो पीजेंट्स टैक्स पेयर्स होंगे, जो शूद्रा है वो लेबर और सर्विसेज का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो काम है ना, ये जो जॉब्स है ना, ये प्रॉपरली आपकी वर्ण सिस्टम के हिसाब से डिवाइड कर दी गई थी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था आपका बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि जो स्टेट है ना वो स्टेबल रहे, सोशल कंट्रोल बना रहे, इस वजह से, ठीक है। तो ये वर्ण सिस्टम इंश्योर करेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि कैसे किसका क्या काम है, किस तरीके से काम करना है, सोशल स्टेबिलिटी, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स स्टेट का स्ट्रक्चर है ना वो अब इजी हो जाएगा, राजा के लिए संभालना, पता रहेगा कौन किसको क्या काम करना है, ठीक है। इसके बाद है बुद्धिस्ट व्यू ऑन वर्ण। तो बुद्धा का क्या व्यू था, तो देखो, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आपके बुद्ध थे ना, उन्होंने वर्ण सिस्टम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये नहीं था, बुद्धा ने वर्ण सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन उनका ये मानना था कि आप जो कर्म करते हो ना उसके हिसाब से आप जन्म लेते हो, लेकिन उस चीज को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, आप अपने काम अच्छे करो, ठीक है। तो ये चीज था। तो बेसिकली बुद्धा ने हाईएस्ट स्टेटस दिया था क्षत्रिय को, क्योंकि वो खुद भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ये आपका दिखाता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस था रूलर्स का उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा था आपका कंक्लूजन कि किस तरीके की सोसाइटी थी, कैसे सोसाइटी काम करती थी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली क्या समझा है, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा आपका कि ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बताता है कि कैसे सेकंड अर्बनाइजेशन फेज में ना आपका, एक तो पहले कैसे सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, दूसरा इकोनॉमी जो थी रूरल इकोनॉमी वो कैसे काम कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके का था, देन हम लोगों ने आर्मी कैसे बना के रखी, टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता था। इसके बाद कई कई जगह पे मोनार्की है तो रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपका रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन, किस तरीके की सोसाइटी थी, कानून कैसे थे, कैसे चीजें चलती थी, ये सब। इसके बाद कंक्लूजन बेसिकली ये है कि जो सोसाइटी थी आपकी वो किस तरीके से डेवलप हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब करेंगे चैप्टर नंबर 18 कवर।